हमारी कहानी शुरू होती है जब उसके फादर ने उसकी गर्लफ्रेंड के बैक साइड पर पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारा। लड़ाई करने की बजाय मार्कस बस मुड़ा और चला गया, जबकि वो उसे कावर्ड कह रही थी। उसने बस मुस्कुराया। ये मैनिपुलेटिव लड़की साफ सोच रही थी कि वो अभी भी उसकी पास्ट लाइफ में जी रहे हैं। उस प्रीवियस लाइफ में उसने बिना सोचे समझे क्लास बुली को पीटने के लिए दौड़ लगा दी थी, लेकिन उसी लड़की ने सबको बता दिया कि मार्कस ही अग्रेसर था। उसने बुली के साथ मिलकर टीचर के सामने उसे फ्रेम भी किया, जिससे उसके रिकॉर्ड में डिसिप्लिनरी एंट्री आ गई और उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का मौका चला गया। सबसे अब्सर्ड हिस्सा ये था कि ग्रेजुएशन के बाद उसने उसी बुली को डेट करना शुरू कर दिया और आखिर में उससे शादी कर ली। लेकिन अब मार्कस रिबॉर्न हो चुका है और इस बार वो उसके लिए अपनी रेप्यूटेशन और फ्यूचर को फिर से बर्बाद नहीं करेगा। अब हम उसे टीचर्स ऑफिस में देखते हैं, जहां वो उनके ब्लेटेंट लाइज सुन रहा है और पूरी सिचुएशन उसे ऑलमोस्ट कॉमिकल लग रही है। अपनी लास्ट लाइफ में उसने अपनी इनोसेंस साबित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार फेल हुआ। उस समय उसे समझ नहीं आता था कि टीचर उस पर विश्वास क्यों नहीं करता, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये पूरा क्वेश्चनिंग शुरू से ही सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। बुली लियो डीन का बेटा था और होमरूम टीचर को ठीक से पता था कि किस साइड उसका फायदा है। मार्कस कितना भी समझाता, कुछ भी मदद नहीं करता। दूसरी साइड को कभी पनिश नहीं किया जाना था। हालात और भी खराब हो गए जब उसकी गर्लफ्रेंड सैरा ने उसका साथ देने से मना कर दिया। जैसे ही टीचर मिस्टर मिलर को सैरा से वो ट्रूथ मिल गया जो वो चाहता था, उसने डिसमिसिवली सिर हिलाया और दोनों को जाने को कह दिया। ये एक रिग्ड गेम था और मार्कस ये जानता था। मिस्टर मिलर फिर मार्कस की तरफ डिसअपॉइंटमेंट भरी नजर से मुड़ा, पूछते हुए कि इतने डिसेंट ग्रेड्स वाला स्टूडेंट ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे चूक सकता है। उसने ये भी सजेस्ट किया कि अगर मार्कस को सैरा इतनी पसंद थी तो उसे ग्रेजुएशन के बाद उसके पीछे जाना चाहिए था। उसने मार्कस को लेक्चर दिया कि वायलेंस कभी आंसर नहीं होता और उसे बताया कि उसकी पनिशमेंट पहले से तय है। उसे 1500 वर्ड का सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखना था और पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रिप्रिमांड फेस करना था। बड़े एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे थे। टीचर ने उसे वार्निंग दी कि ऐसी चीजें उसकी लाइफ खराब न कर दें, लेकिन मार्कस, जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बस बोला कि वो रिफ्यूज करता है। मिस्टर मिलर की आंखें शॉक में फैल गईं। उसका टेम्पर बढ़ गया और उसने पूछा कि मार्कस का मतलब क्या है। उसने चिल्लाकर कहा कि मार्कस अपनी मिस्टेक की सीरियसनेस नहीं समझ रहा और दूसरे पेरेंट्स तो जेनरस हैं कि उन्होंने चार्जेस नहीं लगाए। उसने कहा कि चाहे वो रिफ्लेक्शन लिखे या नहीं, पनिशमेंट होगी ही, और अगर वो फॉल्ट एडमिट नहीं करेगा तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उस पल मार्कस बिल्कुल अनफेज्ड रहा। जैसे ही टीचर ने कंप्यूटर पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स खोले, उसने मार्कस की मदर का फोन नंबर ढूंढा और तुरंत डायल कर दिया। सच कहें तो मार्कस को अब इस थ्रेट की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अपनी पास्ट लाइफ की ग्रीवेंसेस के मुकाबले, जहां वो एग्जाम्स में फेल हुआ और सच में अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया, ये कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा कि इस बार कुछ भी उसके रास्ते को नहीं रोकेगा। वो उस चीज के लिए अपोलोजाइज नहीं करेगा जो उसने की ही नहीं। उसने टीचर की आंखों में देखा और कहा कि वो गलत नहीं है और अंदर से टीचर सच्चाई जानता है। उसने कहा कि जो पनिशमेंट देना है दे दो, फिर मुड़ा और सीधे ऑफिस से बाहर चला गया, जो नेचुरली काफी बोल्ड मूव था। क्या मजाक है, एक ऐसा इंसान जिसने पहले ही पूरी जिंदगी जी ली है, वो एक हाई स्कूल टीचर से इंटिमिडेट नहीं होगा क्योंकि वो अपने सीनियर ईयर में रिबॉर्न हुआ था। उसने कसम खाई कि अब वो कभी झूठ के सामने सिर नहीं झुकाएगा। उसे अपनी प्रीवियस फेलियर की चुभन याद थी और वो ठान चुका था कि अपनी हर खोई हुई ग्लोरी वापस लेगा। जब वो क्लासरूम में लौटा, वहां एक्साइटमेंट भरा माहौल था। उसके क्लोज फ्रेंड्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए और वर्डिक्ट पूछने लगे। मार्कस ने कैजुअली बताया कि स्कूल पब्लिक अपॉलॉजी चाहता है। उसने उन्हें बताया कि उसने टीचर से कह दिया कि वो एक भी वर्ड नहीं लिखेगा। वो बैठ गया और अपनी बुक्स निकालकर पढ़ाई पर फोकस करने लगा। उसका दोस्त जेक उसे बड़ा थम्स अप देता है। उसकी डिफाइंस देखकर हैरान होकर पूछता है कि टीचर का अगला कदम क्या है। मार्कस ने पूरी इंडिफरेंस के साथ जवाब दिया कि टीचर उसके पेरेंट्स को कॉल कर रहा है। ये सुनते ही सैरा अचानक एंग्शियस हो गई। वो जल्दी से आई और मार्कस को हॉलवे में खींच ले गई। उसे मनाने लगी कि वो बस टीचर की बात मान ले, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। उसने झूठ बोलने के लिए अपोलोजाइज किया, ये कहते हुए कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने आर्ग्यू किया कि दोनों के बजाय सिर्फ एक को पनिश होना बेहतर है। उसने ये तक पूछ लिया कि क्या वो सच में खुश होगा अगर वो भी ट्रबल में पड़ जाए, एक पिटीफुल प्लीडिंग एक्ट करते हुए। उसे उम्मीद थी कि वो उसे कन्विंस कर लेगी कि वो सबके लिए ब्लेम ले ले, जैसे उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया था जब वो उसके लिए पूरी तरह फूल था। लेकिन मार्कस वही गलती दोबारा नहीं करने वाला था। उसने उससे पूछा कि अगर वो लियो को पसंद नहीं करती तो उसकी मदद क्यों कर रही है। सैरा ने डेस्परेट होकर समझाया कि वो उसकी मदद नहीं कर रही, वो बस नहीं चाहती कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हों। उसने ये तक ऑफर किया कि अगर मार्कस टीचर के सामने फॉल्ट मान ले तो वो उसके लिए रिफ्लेक्शन लिख देगी। ये एक क्लासिक ट्रैप था, लेकिन मार्कस ने इसे साफ देख लिया।
क्या सच में बात पेरेंट्स को बुलाने तक पहुंचनी चाहिए? सैरा ने प्लीडिंग आईज के साथ मार्कस का हाथ पकड़ते हुए पूछा। वो पूरी तरह पिटीफुल लग रही थी। उससे मदद मांगते हुए कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को पता चले, और उसने उसे रिवॉर्ड देने का ऑफर भी दिया। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि वो रिवॉर्ड क्या होगा। सैरा ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा कि क्योंकि वो उसे इतना पसंद करता है, वो उसे डेट करने का चांस देगी। मार्कस लगभग जोर से हंस पड़ा। उसने उससे कहा कि वो ये मौका किसी और के लिए बचा कर रखे, और फिर क्लासरूम की तरफ वापस मुड़ गया। अपनी पास्ट लाइफ में वो ब्लाइंड था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहने वाला था। और वैसे भी अगर वो किसी को परस्यू करेगा तो वो उसकी ट्रू फर्स्ट लव होगी, ना कि उसके जैसी मैनिपुलेटिव लड़की। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि इसी वक्त वो दूसरी लड़की शायद अभी भी नेक्स्ट डोर स्कूल में बुलीड हो रही होगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि टीचर ने उसे फिर से ऑफिस में बुला लिया। हम मार्कस को उसकी मदर एलिना की तरफ देखते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर इमोशंस का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्स था। वो क्लियरली शॉक्ड थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बेटा किसी लड़की के लिए फाइट में शामिल होगा, खासकर क्योंकि वो हमेशा एक वेल बिहेव्ड टॉप टियर स्टूडेंट रहा था। मिस्टर मिलर ने मार्कस से कहा कि वो अपनी माँ को सीधे एक्सप्लेन करे। एलेना ने आह भरी और उसे ऑफिस के एक शांत कोने में ले गई, पूछते हुए कि असल में क्या हुआ था। मार्कस झुका और उसके कान में सच बताया, कुछ भी छिपाए बिना। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और उसे वो टेक्स्ट मैसेज दिखाया जो सैरा ने उसे उसी दिन पहले भेजा था। उसकी माँ विजिबली शेकन हो गई। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे जब उसे समझ आया कि उसके बेटे को फ्रेम किया गया है। एलेना तुरंत मिस्टर मिलर की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज शार्प थी जब उसने पूछा कि एक लड़की इतनी बोल्डली झूठ कैसे बोल सकती है। उसने तुरंत फोन टीचर के सामने बढ़ाया, इंसिस्ट करते हुए कि उसका बेटा सच कह रहा है। उसने समझाया कि मार्कस वहां किसी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नहीं गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस लड़की ने खुद उसे बताया था कि उसे हैरास किया जा रहा है। मिस्टर मिलर की आंखें फैल गईं जब उसने चैट लॉग्स देखे। वो क्लियरली ऐसे एविडेंस की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना एक्सप्रेशन सख्त कर लिया। उसने दांत भींचकर माना कि झूठ बोलना गलत था, लेकिन फैक्ट ये था कि मार्कस ने किसी को मारा था। उसने बताया कि लियो एक एथलीट है और अगर उसकी इंजरीज उसके अपकमिंग एग्जाम्स को अफेक्ट करती हैं तो ये एक डिजास्टर होगा। फिर मिस्टर मिलर वापस मार्कस की तरफ मुड़ा और अपना लेक्चर जारी रखा। उसने आर्ग्यू किया कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वायलेंस कभी एक्सेप्टेबल नहीं है और मार्कस को अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसने कहा कि वो सैरा के झूठ से बाद में डील करेगा, लेकिन इंसिस्ट किया कि मार्कस अभी भी गलत है। मार्कस बस हंस पड़ा, टीचर के शब्दों को प्योर आयरनी के साथ दोहराते हुए। ये सच में इम्प्रेसिव था कि एक टीचर इतने ब्लेटेंट तरीके से फैक्ट्स को इग्नोर कर सकता है। मार्कस ने पूछा कि क्या वो बस प्रिटेंड करने वाले हैं कि सच मैटर नहीं करता, ये सजेस्ट करते हुए कि अगर उसे पनिश किया जा रहा है तो तीनों को साथ में डिसिप्लिन किया जाना चाहिए। सच कहें तो अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं थी। मिस्टर मिलर इस पॉइंट पर गुस्से से भर गया। मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कहा कि उसके बेटे का एटीट्यूड बहुत खराब है और उसमें जीरो रिमॉर्स है। उसने डिक्लेयर किया कि 15,000 वर्ड रिफ्लेक्शन काफी नहीं है, अब ये 3,000 वर्ड्स होगा और पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रिप्रिमांड भी होगा। उसने दावा किया कि मार्कस में रिग्रेट का कोई साइन नहीं है, लेकिन मार्कस बस मुस्कुराया और पलटकर पूछा कि क्या टीचर को यकीन है कि लियो को सच में पनिश किया जाएगा। उसने मिस्टर मिलर की आंखों में देखकर पूछा कि क्या वो सच में खुद को टीचर बनने के लायक समझते हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि मार्कस अब अपने सुपीरियर्स का अपमान कर रहा है और एलेना से कहा कि वो अब इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश खत्म कर चुका है। उसने फैसला किया कि वो इस मैटर को सीधे डीन के ऑफिस ले जाएगा। मार्कस ने तिरस्कार से हंसते हुए पूछा कि इसका क्या फायदा, क्योंकि सब जानते हैं कि लियो डीन का बेटा है। उसने साफ कहा कि डीन कभी अपने बेटे को असली कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतने देगा। इस बात से पूरी जगह पर हंगामा मच गया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन लुइस सख्त चेहरे के साथ बैठा था, ये कहते हुए कि उसने पहले ही टीचर्स लाउंज में उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के बारे में सुन लिया है। उसने एलेना से कहा कि अब वो सही या गलत की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके बेटे के टीचर्स के प्रति अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मिस्टर मिलर इतना स्ट्रेस्ड है कि उसका हार्ट भी प्रभावित हो रहा है। फिर उसने ये दिखावा किया कि उसे इस बात से ठेस पहुंची है कि वो अपने बेटे को जस्टिस से बचाएगा। डीन ने दावा किया कि वो अपने बेटे को घर पर उतनी ही सख्ती से पनिश करेगा, लेकिन इंसिस्ट किया कि मार्कस को टीचर से अपोलोजाइज करना होगा और अपने 3,000 वर्ड रिफ्लेक्शन को पूरे स्कूल के सामने पढ़ना होगा। उसने सिचुएशन को एक्सट्रीम बताया और कहा कि अगर मार्कस अपने बिहेवियर को नहीं बदल सकता तो स्कूल उसे नहीं रख सकता। एक्सपल्शन की बात सुनकर एलेना का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा कि क्या डीन सच में उसके बेटे को सीनियर ईयर में एक्सपेल करने की बात कर रहा है। डीन लुइस बस बैठा रहा और शिकायत करता रहा कि जो स्टूडेंट अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता उसे वो पढ़ा नहीं सकते। उसने कहा कि अगर वो इतना स्टबर्न रहेगा तो वो उसकी मदद करने में पावरलेस
नर्वस हैं। एलेना ने समझाने की कोशिश की कि उसका बेटा बस थोड़ा हेडस्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मार्कस ने उसे इंटरप्ट किया। उसकी आवाज काल्म और क्लियर थी, जिसने कमरे में सबको शॉक कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और अगर उन्हें यहाँ वेलकम नहीं किया जा रहा तो वो बस नेक्स्ट डोर हाई स्कूल में ट्रांसफर कर लेगा। डीन ल्यूइस गुस्से से लाल पड़ गया। कांपती उंगली से मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कहा कि ये उसके बेटे का आखिरी मौका है। उसने अल्टीमेटम दिया, या तो मार्कस रिफ्लेक्शन लिखे और अपनी गलती माने या फिर हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दे। मार्कस बस मुस्कुराया। वो इस बायस्ड जगह को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब ये खबर उसकी क्लास तक पहुंची, उसके क्लासमेट्स शॉक में थे, सोच रहे थे कि अब वो बिग एग्जाम कैसे हैंडल करेगा। उसके कई क्लोज फ्रेंड्स उसे मनाने के लिए जल्दी से आए, उसे याद दिलाते हुए कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है। उसके होम रूम टीचर ने अभी उसे बताया था कि अगर वो 3000 वर्ड रिफ्लेक्शन लिख दे तो चीजें बदल सकती हैं। टीचर ने सजेस्ट किया कि अगर वो कोऑपरेट करे तो सैरा के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन पर फिर से सोचा जा सकता है। सैरा के दोस्तों ने भी कहा कि टीचर अब गुस्से में नहीं था जब तक मार्कस ने आर्ग्यू करना शुरू नहीं किया, और अब सैरा को भी पनिश किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब खुश है कि सैरा रो रही है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। उनमें से एक ने ये तक पूछ लिया कि क्या वो आदमी है भी या नहीं जो एक लड़की को ऐसे रुला रहा है। अचानक रूम में सन्नाटा छा गया जब वाइस प्रिंसिपल मिलर ने 2 बार खांसा और मार्कस को बाहर आने के लिए बुलाया। बाकी स्टूडेंट्स ने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के साथ देखा जब मार्कस हॉलवे में एक प्राइवेट बात के लिए गया। उसे एक सिविल डिस्कशन की उम्मीद थी, लेकिन उसकी जगह उसे वर्बल असॉल्ट मिला, ये कहते हुए कि अगर कोई टीचर उससे गलत भी करे तो उसे जवाब देने का कोई हक नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसके अच्छे ग्रेड्स उसे स्पेशल बनाते हैं। फिर उसने गुस्से में कहा कि स्कूल को उसके जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है और अगर वो पढ़ना नहीं चाहता तो उसे बस छोड़ देना चाहिए। मार्कस ने काल्मली जवाब दिया, फाइन, जिससे वाइस प्रिंसिपल शॉक में सांस लेने लगा। सच कहें तो उसने ऐसा डिफाइंट स्टूडेंट पहले कभी नहीं देखा था। गुस्से में उसने उसे कह दिया कि वो ड्रॉप आउट कर दे। तभी उसी वक्त सैरा के पेरेंट्स आखिरकार आ गए, लेकिन अपनी बेटी को डिसिप्लिन करने की बजाय उन्होंने तुरंत उसे इस सिचुएशन से अलग करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने मार्कस की तरफ घृणा भरी नजर से उंगली उठाई। उसने उसे नोबडी कहा और उसकी बेटी के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया, यहाँ तक कि ये भी कहा कि उसे ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो सैरा को और हरास न कर सके। मार्कस की माँ एलेना गुस्से से भरी हुई थी और जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन मार्कस ने उसे एक चौंकाने वाले ऐलान के साथ रोक दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो ड्रॉप आउट कर रहा है और उसके जाने के बाद उसके ग्रेड्स और बेहतर हो जाएंगे। पास में खड़ी फिजिक्स टीचर मिसेस गेबल ने आह भरी, ये बताते हुए कि वो उसे अगले महीने के फिजिक्स कंपटीशन के लिए रिकमेंड करने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। उसने समझाया कि हाई स्कोर उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला सकता है, लेकिन क्योंकि हर क्लास से सिर्फ एक ही स्टूडेंट जा सकता है, अब ये मौका किसी और को मिलेगा। सैरा की माँ ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि क्या सैरा उसकी जगह ले सकती है। मिसेस गेबल ने ऑकवर्ड स्माइल दी और कहा कि सैरा के फिजिक्स ग्रेड्स खैर मीडियोकर हैं। 2 डेज बाद मार्कस अपने होम रूम टीचर के ऑफिस में विथड्रॉल पेपर्स लेकर गया। मिस्टर मिलर खुद को रोक नहीं पाया और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्रिटिसाइज किया। टीचर ने कहा कि उसने ऐसा स्टूडेंट पहले कभी नहीं देखा, खासकर जब वो उसे केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी साइन अप करने वाला था। मार्कस ने उसे कैजुअली देखा और कहा कि अगर टीचर अभी अपोलोजाइज करे तो वो रुकने के बारे में सोच सकता है। उसने ये तक कहा कि अगर वो अवार्ड जीत गया तो टीचर उस पर अपना नाम भी डाल सकता है। मिस्टर मिलर का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए। उसे डीन और फिर प्रिंसिपल के पास ले जाने को कहा। वो बस चाहता था कि मार्कस चला जाए। कुछ देर बाद मार्कस मेन ऑफिस पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर ने ऊपर देखकर पूछा, ड्रॉप आउट कर रहे हो? मार्कस ने प्रिंसिपल लुइस को ग्रीट किया और अपने विथड्रॉल फॉर्म पर साइन मांगा। प्रिंसिपल ने रीजन पढ़कर भौहें सिकोड़ी। इंग्लिश टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, स्टडीज जारी रखने में असमर्थ, ये कम से कम कहें तो बोल्ड स्टेटमेंट था। प्रिंसिपल ने कहा कि वो वही स्टूडेंट होगा जिसने टीचर्स से बहस की, और ये अफसोस की बात है कि एक टॉप स्टूडेंट ऐसे जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि जो स्टूडेंट फाइट्स करता है और अथॉरिटी का रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे नहीं रखा जा सकता। मार्कस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे अचानक एक आइडिया आया हो। उसने कहा कि उसने सुना है स्कूल प्रोविंशियल मॉडल स्कूल स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहा है। उसने सजेस्ट किया कि अगर उन्हें ये हासिल करने के लिए उसकी मदद चाहिए तो टीचर्स को पहले उससे अपोलोजाइज करना होगा। प्रिंसिपल लुइस ने आंखें घुमाई, एक स्टूडेंट की इतनी एरोगेंस देखकर हैरान। उसने तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए और विथड्रॉल अप्रूव कर दिया। मार्कस फिर क्लासरूम में अपनी चीजें पैक करने गया।
उसका डेस्कमेट लियो आह भरते हुए बोला कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि अब उसके पास होमवर्क कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। मार्कस हंसा और कहा कि उसे खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लियो ने मजाक में कहा कि वो ऑलरेडी बहुत पढ़ चुका है। हमें पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में लियो उसके कुछ सच्चे दोस्तों में से एक था। मार्कस के एग्जाम्स फेल होने के बाद दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे और आखिर में लियो ने ही उसे सैरा की कई डिसेप्शंस के बारे में सच बताया था। हमें पता चलता है कि सैरा और जॉक रायन ने ग्रेजुएशन के बाद डेटिंग शुरू की और जल्दी ही अपनी शादी अनाउंस कर दी। मार्कस ही अकेला फूल था जो उसमें शामिल हुआ, एक मेमोरी जो अब बेहद अब्सर्ड लगती है। इस बीच लियो ने सैरा की तरफ देखा और धीरे से कहा कि उसकी माँ क्लास में सबको बोल रही है कि मार्कस पर नजर रखें ताकि वो उसकी बेटी को हैरास न करे। मार्कस बस हंसा, ये कहते हुए कि अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जा रहा है। जैसे ही फाइनल बेल बजी, मार्कस ने अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया ताकि वो इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दे। जब वो दरवाजे तक पहुंचा, सैरा ने उसे हिचकिचाते हुए आवाज दी, ये कहते हुए कि उसने कभी उसे हर्ट करने का इरादा नहीं किया था। वो ऐसी लग रही थी जैसे अब उसका कॉन्शियंस उसे चुभ रहा हो क्योंकि वो सच में ड्रॉप आउट कर रहा था। मार्कस वापस मुड़ा, उसका चेहरा पूरी तरह इंडिफरेंट था और उसने कहा कि उसके झूठ ने उसे सच में निराश किया है। सैरा विक्टिम बनने की कोशिश करते हुए रोने लगी और इंसिस्ट करने लगी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उसे देखते हुए मार्कस को अपने पुराने अफेक्शन का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके एक्सप्लेनेशंस बस उसके कैरेक्टर को छुपाने का एक कवर थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा कि वह और रायन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह कहकर वह मुड़ गया और आखिरकार उसने वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दी जो वह 2 लाइफ टाइम से अपने अंदर दबाए हुए था। अपनी पिछली लाइफ में उसने ये वर्ड्स हजारों बार कहने की कल्पना की थी, यहाँ तक कि उनकी वेडिंग में भी। सच कहें तो रीबॉर्न होना उसे बेहद लिबरेटिंग महसूस हो रहा था। अब उसे घुट घुट कर जीने वाली लाइफ नहीं जीनी थी। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपना कंप्यूटर खोला और स्कूल फोरम में लॉग इन करके अपनी पॉपुलर वेब नॉवल थ्रेड ढूंढी। उसने पोस्ट किया कि पर्सनल रीजंस की वजह से वह स्कूल छोड़ रहा है और अपनी अपडेट्स को पॉज करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से वह ये स्टोरी सिर्फ इसलिए लिख रहा था कि देख सके उसमें टैलेंट है या नहीं, लेकिन उसका ट्रांसफर उम्मीद से कहीं जल्दी हो गया। अब जब वह जा ही रहा था तो यहाँ कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपने रीडर्स के लिए एक फॉर्मल अपॉलॉजी भी पोस्ट की और लगभग तुरंत ही फैंस की फ्लड आने लगी जो उससे रुकने की गुजारिश कर रहे थे। कमेंट्स देखकर वह हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर सच में स्टोरी टेलिंग का थोड़ा टैलेंट है। मंडे तक मार्कस सक्सेसफुली सिटी के 2nd रैंक्ड हाई स्कूल में ट्रांसफर हो गया। वहाँ की फैसिलिटीज उसके पुराने स्कूल जैसी ही थीं, लेकिन ग्रेजुएशन रेट्स थोड़े कम थे। रास्ते में उसके फादर का चेहरा सख्त बना हुआ था और वह लगातार इस बात पर बड़बड़ा रहे थे कि मार्कस ने कितनी परेशानी खड़ी की और वह कितना लकी है कि इस स्कूल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही वे पहुंच गए और मार्कस के एक्सीलेंट ग्रेड्स की वजह से पेपर वर्क जल्दी ही पूरा हो गया। उसे क्लास 4 में असाइन किया गया जो टॉप साइंस ट्रैक था और जिसे मिस टर्नर नाम की इंग्लिश टीचर लीड करती थी। डीन ने मार्कस और उसकी इंप्रेसिव एकेडमिक हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर वहां से चला गया, लेकिन मार्कस की एक छोटी रिक्वेस्ट थी। उसने कहा कि वह माया नाम की लड़की के पास बैठना चाहता है। मिस टर्नर थोड़ी हैरान हुई और पूछा कि क्या वह उसे जानता है। उसने कहा कि वह उसकी पुरानी क्लासमेट है और मुस्कुराते हुए टीचर ने उसकी बात मान ली। जब वे क्लासरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैथ टीचर अंदर क्विज ले रहे थे। मिस टर्नर ने पोलाइटली सिर हिलाया और मार्कस को क्लास के सामने ले गईं। उन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अनाउंस किया कि उनके पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और मार्कस को खुद का इंट्रोडक्शन देने को कहा। मार्कस सीधा खड़ा हुआ और बोला कि उसका नाम मार्कस है, उसके ग्रेड्स एवरेज हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर एक्सेलेंट है और वह कभी भी फाइट्स शुरू नहीं करता। उसकी इस बोल्ड आयरनी पर मिस टर्नर लगभग हंस पड़ी। उन्होंने क्लास को बताया कि वह अब उनके साथ पढ़ेगा और उसे माया के पास वाली सीट की तरफ इशारा किया। एक शांत चश्मा पहनी लड़की ने हल्के से ऊपर देखा। यह असल में मार्कस की उससे पहली मुलाकात थी और वह समझ सकता था कि वह बेहद शाय है। वह उस तरह की लड़की लग रही थी जो क्लास में ऑलमोस्ट इनविजिबल रहती है और शायद बुलीज का टारगेट भी बनती है। किसी भी नॉर्मल स्कूल सेटिंग में उसकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन मार्कस जानता था कि ग्रेजुएशन के बाद माया की रेपुटेशन अचानक बहुत बढ़ जाएगी। वह उसके पास गया और उसके बगल वाली डेस्क पर बैठ गया। मैथ टीचर ने उसे भी क्वाइज की एक कॉपी दी और कहा कि वह इसे ट्राई करे ताकि कल डिस्कस किया जा सके। मार्कस ने पोलाइटली सिर हिलाया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। जैसे ही बेल बजी, मार्कस अचानक जू के किसी एनिमल की तरह मेन अट्रैक्शन बन गया। पड़ोसी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी हॉलवे में इकट्ठा हो गए। उसकी तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे बातें करने लगे। खबर बहुत तेजी से फैल चुकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि वही लड़का है जिसने एक स्टार एथलीट से लड़ाई की। टीचर्स को जवाब दिया,
और सिटी के टॉप स्कूल से निकलवा दिया गया। कहना पड़ेगा शुरुआत काफी ड्रामेटिक थी, लेकिन सैरा से जुड़ी उस फाइट की वजह से मार्कस के पास अभी भी होपलेस रोमांटिक की रेपुटेशन थी। तभी फिजिक्स रैप एरिक उससे मिलने आया, इस बात से इम्प्रेस्ड कि मार्कस में टॉप स्कूल से निकाले जाने तक का नर्व था। उसके पीछे पीछे एक काफी प्रिटी लड़की भी आई। सोफी हंसते हुए एरिक से बोली कि मार्कस ने सपोजिडली एक स्टार एथलीट से लड़ाई की थी, जो कि एक टीचर का बेटा था, सिर्फ एक स्कूल ब्यूटी के लिए। फिर वह मार्कस की तरफ मुड़ी और बोली कि वह एक्चुअली सैरा को पर्सनली जानती है। यह सुनकर मार्कस अपने नए क्लासमेट को हैरानी से देखने लगा। उसने पूछा कि वह उसे कैसे जानती है, और सोफी ने बताया कि वे एलिमेंट्री स्कूल में क्लासमेट्स थे। मार्कस ने अपने होंठ टेढ़े किए, समझते हुए कि उसका फ्रेश स्टार्ट पहले ही खराब हो चुका था। वह अभी अपनी सीट पर ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसका पास्ट सामने आ गया। सोफी ने उसे प्लेफुल अंदाज में देखा और अचानक पूछा कि क्या वह सैरा को छोड़कर उसे डेट करना चाहेगा। आसपास के स्टूडेंट्स हंस पड़े और उसे याद दिलाया कि उसका पहले से एक स्वीटर जस्टिन है। सोफी ने तुरंत जवाब दिया कि उसने कभी जस्टिन को यस नहीं कहा, और वैसे भी उसे टॉप स्टूडेंट्स पसंद हैं। उसने कहा कि सिटी के बेस्ट स्कूल का टॉप 10 स्टूडेंट यहाँ आसानी से टॉप 3 में आ सकता है। सच कहें तो उसे मार्कस काफी ह्यूमरस लगा, जो अपने ग्रेड्स एवरेज बता रहा था और कह रहा था कि उसने कभी फाइट नहीं की। सोफी उसे एक्सपेक्टेंट नजरों से देखती रही और बोली कि वह खुद उसे परस्यू कर सकती है, क्योंकि वह बिल्कुल उसका टाइप है। उसने कहा कि सैरा से अलग अगर कोई उसके लिए लड़ता तो वह सच में इमोशनल हो जाती। मार्कस ने सोफी को ध्यान से देखा। एक हाई स्कूलर के लिए वह वाकई खूबसूरत थी और समय के साथ और भी स्टनिंग बनती। कुछ सालों में वह किसी भी कॉलेज कैंपस की एनवी बन सकती थी। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसने मार्कस को एक पैथेटिक लड़का कहा, जो एक ऐसी लड़की के लिए एक्सपेल्ड हो गया जिसे वह पसंद भी नहीं थी। ये एक कठोर और बेवजह कमेंट था। जस्टिन ने मार्कस को वार्निंग भरी नजर से देखा और कहा कि सोफी से दूर रहे। फिर अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने चला गया। अपनी पिछली लाइफ में मार्कस शायद इस तरह के टफ गाय बिहेवियर से डर जाता, लेकिन अब उसे यह सब बेवजह का मजाक लग रहा था। सच में हाई स्कूल के कूल लड़के ग्रेजुएशन के बाद अक्सर बिल्कुल ऑर्डिनरी निकलते हैं। मार्कस ने इन थ्रेट्स की परवाह नहीं की। उसका ध्यान अब अपने शांत और अडोरेबल फ्यूचर बिलियनर सीटमेट पर था। उसने इस पूरे ड्रामा को इग्नोर करने का फैसला किया। अपना सिर डेस्क पर टिकाते हुए वह माया की तरफ मुड़ा और धीरे से पूछा कि क्या वह भी उसे जानती है। ये एक सिंपल सवाल था, लेकिन माया थोड़ा घबरा गई। वह कुछ पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से सिर हिला दिया। मार्कस मुस्कुराया और कहा कि वे प्रॉपर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। माया नर्वस होकर उसे देख रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहां जस्टिन अभी गया था। उसने धीरे से पूछा कि क्या मार्कस को लड़ना आता है। जब मार्कस ने कहा कि नहीं और रूमर्स गलत हैं, तो उसने उसे सावधान रहने को कहा। जब उसने पूछा क्यों, माया ने बताया कि उसे डर है जस्टिन उससे लड़ाई करने की कोशिश करेगा। मार्कस समझ गया कि वह उसी लड़के की बात कर रही है जिसने उसे थ्रेटन किया था। माया ने ऑनेस्टली उसे वार्निंग दी कि जस्टिन सोफी को लेकर ऑब्सेस्ड है, लेकिन मार्कस बिल्कुल परेशान नहीं हुआ और कैजुअली टॉपिक बदलते हुए माया से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये सवाल सुनकर माया पूरी तरह शॉक हो गई और चुप रह गई। जब उसने ना में सिर हिलाया तो मार्कस की आंखें चमक उठीं और उसने सीधा पूछ लिया कि क्या वह उसके साथ रहना चाहेगी। माया घबरा गई, उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली कि उसे मैथ प्रॉब्लम के बारे में टीचर से पूछना है। वह जल्दी से वर्कशीट उठाकर रूम से बाहर भाग गई। अपनी शाई नेचर की वजह से शायद उसे पहले कभी इतने सीधे तरीके से कन्फेस नहीं किया गया था, और मार्कस को एहसास हुआ कि उसने उसे काफी डरा दिया। फिर भी वह इस नई लाइफ को लेकर एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि इस स्कूल की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। माया बेल बजने तक वापस नहीं आई और तब भी वह सिर झुकाकर पेपर्स पकड़कर धीरे से अपनी सीट पर बैठ गई। वह साफ तौर पर अभी हुए सब कुछ को हैंडल नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद इंग्लिश टीचर मिस टर्नर सख्त एक्सप्रेशन के साथ क्लास में आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नए स्टूडेंट के बारे में गॉसिप सुना है। उन्होंने साफ कर दिया कि मार्कस अब उनकी क्लास का हिस्सा है और किसी को भी उसके पास्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सबको वार्निंग दी कि वे अपने क्लासमेट्स के पीछे बातें न करें और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट्स बांट दी। साफ था कि मिस टर्नर रूमर्स सुन चुकी थीं और अपने नए स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आई थीं। लेसन शुरू होते ही मार्कस को एक दिलचस्प बात पता चली। उसका इंग्लिश लेवल एक टिपिकल हाई स्कूल स्टूडेंट से बहुत ऊपर था। अपनी पिछली लाइफ में भले ही उसे स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन कॉलेज में उसने हाई लेवल इंग्लिश एग्जाम्स पास कर लिए थे। उसका वोकैबुलरी अब एक अलग ही लेवल पर था। चाहे वह ग्रामर हो, राइटिंग हो या रीडिंग, वह अपने पीयर्स से बहुत आगे था। उसने पूरे वर्कशीट को आसानी से पूरा कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन मिस किया। ये उसके फर्स्ट लाइफ के स्ट्रगलिंग स्टूडेंट से बिल्कुल अलग था। अपनी पास्ट लाइफ में मार्कस ने अंडर परफॉर्म किया था। इंग्लिश में सिर्फ 112 स्कोर किया था, जब वह यूजुअली 125 तक पहुंचता था। लेकिन इस बार उसे कॉन्फिडेंस की एक स्ट्रॉन्ग सर्ज महसूस हुई।
कि वह आसानी से 140 क्रॉस कर सकता है। आखिरकार उसके पास दो मेजर एडवांटेजेस थे। पहला, उसने कॉलेज में सालों बिताए थे एग्जाम्स के लिए एडवांस वोकैबुलरी याद करते हुए। दूसरा, उसे एक्चुअली कॉलेज एंट्रेंस क्वेश्चंस याद थे। तभी इंग्लिश टीचर मिस टर्नर ने सबका ध्यान खींचा और आंसर्स चेक करने को कहा। उन्होंने उन स्टूडेंट्स से कहा जिनकी 25 क्वेश्चंस में 5 या उससे कम मिस्टेक्स थीं, वे हाथ उठाएं। हमने देखा कि 48 में से लगभग 8 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ का लेवल सिटी के टॉप स्कूल से ज्यादा पीछे नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि जिनकी 4 या उससे कम मिस्टेक्स थीं, तो 3 हाथ नीचे हो गए, सिर्फ 5 बचे। ये क्लास के एलीट्स थे। मार्कस को सरप्राइज हुआ कि सोफी, वही लड़की जिसने अभी उससे फ्लर्ट किया था, उनमें शामिल थी। इसका मतलब उसका इंग्लिश काफी इंप्रेसिव था। जब टीचर ने इसे 3 मिस्टेक्स तक सीमित किया तो सिर्फ 1 हाथ बचा। मिस टर्नर मुस्कुराई और सोफी से पूछा कि उसने कितनी गलतियां की थीं। सोफी ने प्राउडली जवाब दिया कि उसने सिर्फ 2 गलत किए। मिस टर्नर ने अप्रूवल में सिर हिलाया, ये बताते हुए कि टेस्ट काफी डिफिकल्ट था क्योंकि ये पास्ट एंट्रेंस एग्जाम्स से लिया गया था। अचानक उन्होंने क्यूरियस नजर मार्कस की तरफ घुमाई और पूछा कि उसने कैसा किया, ये मानते हुए कि उसके जैसा टॉप स्टूडेंट अच्छा करेगा। कमरे की हर नजर उसकी तरफ मुड़ गई, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। एक न्यू ट्रांसफर के रूप में लो प्रोफाइल रखना बेहतर समझते हुए मार्कस ने कैजुअली कहा कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और काफी मिस्टेक्स की। सच कहें तो वह सिर्फ मॉडेस्ट बन रहा था। मिस टर्नर ने उसे चिंता न करने को कहा और सुझाव दिया कि वह अपनी सीटमेट माया से हेल्प ले क्योंकि उसका इंग्लिश एक्सेलेंट था। मार्कस की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से अग्री किया, लेकिन माया डरी हुई लग रही थी। हकलाते हुए बोली कि वह दूसरों को सिखाने में अच्छी नहीं है। सोफी तुरंत बीच में आई और हेल्प ऑफर की क्योंकि वह इंग्लिश क्लास रेप थी। उसने मार्कस को प्लेफुल और चार्मिंग विंक दिया, लेकिन मार्कस ने बस मुस्कुराकर पोलाइटली मना कर दिया, ये कहते हुए कि माया से पढ़ना उसके लिए काफी होगा। उसी समय जस्टिन अपनी चेयर पर पीछे झुका और जोर से हंसा। उसने मार्कस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 5 क्वेश्चंस मिस करना किसी टॉप स्टूडेंट की निशानी नहीं है। उसने खुलकर सवाल उठाया कि सिटी के टॉप स्कूल की रेप्यूटेशन शायद एग्जैजरेशन है। सोफी ने जस्टिन की इस कोशिश पर आंखें घुमाई, जो क्लियरली न्यू कमर को टारगेट कर रहा था। उसने कहा कि मार्कस दूसरे सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर सकता है, भले ही इंग्लिश उसका स्ट्रॉन्गेस्ट न हो। मिस टर्नर ने क्लास को शांत किया और याद दिलाया कि उनका स्कूल भी किसी से कम नहीं है। फिर उन्होंने एक अपकमिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन अनाउंस किया, जिसमें क्लास के लिए 3 स्लॉट्स अवेलेबल थे। ये कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का था और इसमें वोकैबुलरी स्टैंडर्ड हाई स्कूल लेवल से कहीं ज्यादा चाहिए था। यह सिर्फ ट्रूली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज था। विनर्स के लिए सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइजेस भी थे और स्कूल के लिए ऑनर भी। ये सुनकर मार्कस के अंदर इंटरेस्ट की स्पार्क जगी। उसने तुरंत हाथ उठाया और कहा कि वह पार्टिसिपेट करना चाहता है। जस्टिन खुद को रोक नहीं पाया और फिर ताना मारा, ये पूछते हुए कि जो अपने क्लासमेट्स को भी बीट नहीं कर सकता, वह पूरे डिस्ट्रिक्ट से कैसे कम्पीट करेगा। उसने कहा कि मार्कस को स्लॉट देना अनफेयर होगा। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि जस्टिन को इतना टारगेटेड क्यों लग रहा है। जस्टिन ने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को स्कूल रिप्रेजेंट करते देखना चाहता है। मिस टर्नर ने फैसला किया कि पहले देखा जाएगा कितने लोग साइन अप करते हैं। अगर 3 से ज्यादा हुए तो एक छोटा इंटरनल स्क्रीनिंग होगा। जैसे ही लेसन खत्म हुआ, मिस टर्नर मार्कस की डेस्क के पास आईं। वह उसका वर्कशीट खुद देखना चाहती थीं ताकि उसका एक्चुअल लेवल समझ सकें और उसे इम्प्रूव करने में मदद कर सकें। यह एक काइंड जेस्चर था, हालांकि शायद इस केस में जरूरी नहीं था। मार्कस ने कॉन्फिडेंटली वर्कशीट उसे दे दिया, यह कहते हुए कि वह इंश्योर करे कि उसे स्पीकिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया जाए क्योंकि वह बहुत स्ट्रांग है। मिस टर्नर ने एक न्यूट्रल स्माइल दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका पेपर देखा, वह पूरी तरह डिसबिलीफ में फ्रीज हो गईं। पूरा वर्कशीट परफेक्ट था, सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत था। उन्होंने कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछा कि उसने क्यों कहा कि उसने खराब किया, जब उसने सिर्फ एक मिस किया। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई और सब शॉक में मार्कस को देखने लगे। मार्कस ने सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ सांस ली और समझाया कि उसके लिए एक भी क्वेश्चन मिस करना अनएक्सेप्टेबल फेलियर है। क्लास में विस्पर्स की हलचल मच गई। सोफी भी इम्प्रेस्ड हो गई, समझ गई कि वह सच में टॉप टियर स्कॉलर है। जस्टिन का चेहरा ट्विच हुआ जब उसने अपने मेसी पेपर को देखा और मार्कस को शो ऑफ कहा। मिस टर्नर खुद को हंसी से रोक नहीं पाई और उसे एनकरेज किया कि वह इसी तरह कंटिन्यू रखे। जब मिस टर्नर वर्कशीट देख रही थीं, उनका मन आखिर सेटल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्कस को टॉप टियर स्टूडेंट बताया था और भले ही उन्हें लगा था कि उसका इंग्लिश वीक हो सकता है, अब साफ था कि वह एक्सेप्शनल है।
कम से कम उसका इंग्लिश आउटस्टैंडिंग था। लेकिन जैसे ही मार्कस ने अपना पेपर रखा, उसने पीछे बैठी एक लड़की को कंप्लेन करते सुना कि एक वेब नॉवल अचानक अपडेट होना बंद हो गया है, वही जो सोफी ने रेकमेंड किया था। सोफी के आसपास स्टूडेंट्स का छोटा ग्रुप जमा हो गया हाइएटस डिस्कस करने के लिए, और मिया भी खुद को रोक नहीं पाई और फोन चेक करने लगी। क्यूरियस होकर मार्कस ने पूछा कि क्या वह भी पढ़ती है, और मिया ने हल्का लिप बाइट करते हुए शाय नॉड दिया। उनके सामने बैठा स्टूडेंट जस्टिन का दोस्त लियो ये सुनकर मुड़ा और मार्कस से पूछा कि क्या वह उस मिस्टीरियस ऑथर को जानता है, क्योंकि वह सिटी के टॉप स्कूल से आया है। मार्कस जेन्युइनली सरप्राइज था कि सब इसे पढ़ रहे थे। माया ने धीरे से कहा कि उनके टीचर मिस्टर मिलर ने ही कुछ दिन पहले इसे क्लास में इंट्रोड्यूस किया था। लेक्चर के दौरान लियो ने बताया कि टीचर ने सिटी स्कूल फोरम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का जिक्र किया था, और चेक करने के बाद पूरी क्लास हुक्ड हो गई। अब सब क्लियर था। मार्कस के पुराने स्कूल में हिडन टैलेंट्स भरे थे। अचानक रीडर्स बढ़ने का कारण टीचर की रिकमेंडेशन थी। मार्कस मुस्कुराया और सोचा कि वह नेक्स्ट क्लास में मिस्टर मिलर से ओपिनियन लेगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वह इसे प्रोफेशनली साइन भी करवा सकता है। तभी सोफी ने जोर से पूछा कि क्या मार्कस उस ऑथर को पर्सनली जानता है। पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गईं, ये सोचकर कि टॉप 10 स्टूडेंट जरूर जानता होगा। मार्कस ने बस मुस्कुराकर कहा कि हाँ, वह उसे जानता है। क्लास एक्साइटमेंट से भर गई और स्टूडेंट्स कहने लगे कि स्टोरी टीवी शो बनने लायक है। मार्कस ने कैजुअली कहा कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉमिस किया कि वह ऑथर से पूछेगा कि अपडेट्स कब शुरू होंगे। इतने फैंस के बीच खड़े होकर उसने पहली बार ऑथर होने का असली चार्म महसूस किया। उसने अपनी क्वाइट और वेल्थी सीटमेट माया की तरफ देखा, जो उसे क्यूरियस चाइल्ड की तरह देख रही थी, और प्रॉमिस किया कि वह आंसर्स लाएगा। आखिरकार क्राउड डिस्पर्स हो गया। राहत की सांस लेते हुए तभी बेल बज गई। अगला पीरियड चाइनीज का था और टीचर मिस्टर मिलर रूम में आते ही नए स्टूडेंट के बारे में पूछने लगे। मार्कस ने हाथ उठाया और मिस्टर मिलर ने नॉड किया, कहते हुए कि उन्हें उसका नाम रैंकिंग से याद है, लेकिन चाइनीज उसका वीकेस्ट सब्जेक्ट लगता है। मार्कस ने एडमिट किया कि क्लासिकल प्रोज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसकी कमजोरी है। अपनी पास्ट लाइफ में उसका चाइनीज स्कोर सिर्फ 114 था, जब बाकी सब परफेक्ट था। जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ, मार्कस ने मिया की तरफ झुककर धीरे से कहा कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट और रिफाइंड है, बिल्कुल उसकी तरह। उसने यह भी कहा कि वह बिना ग्लासेस के और भी अच्छी लगेगी। माया, जिसे लड़कों के फ्लर्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस अपने होंठ दबाकर सिर झुकाए रही, जैसे उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे पढ़ाई में फोकस्ड देखकर मार्कस ने उसे और डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और अगला चैप्टर लिखना शुरू कर दिया। जब आखिरकार बेल बजी, मिस्टर मिलर उसके पास आए और उसके हाथ में फोन को देखा। जैसे ही उन्हें समझ आया कि मार्कस पूरे पीरियड फोन पर था, उनका एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया। आसपास के स्टूडेंट सांस रोके ये सब देख रहे थे, ये समझते हुए कि स्टार ट्रांसफर स्टूडेंट आखिरकार रेड हैंडेड पकड़ा गया। मार्कस ने बस सिर हिलाया और माना कि उसे चाइनीज क्लास ज्यादा पसंद नहीं है। मिस्टर मिलर ने ग्रिम फेस के साथ उसे हॉलवे में बाहर आने को कहा और क्लासरूम विस्पर से भर गया कि आगे क्या होगा। कॉरिडोर में मिस्टर मिलर ने पूछा कि जब उसे पता है चाइनीज उसका वीक पॉइंट है, तो वह समय क्यों बर्बाद कर रहा है। मार्कस मुस्कुराया और बोला कि यह एक्चुअली वीकनेस नहीं है। उसने कहा कि वह सिर्फ क्लास में अपना मटेरियल लिखने की परमिशन चाहता है। कंफ्यूज्ड होकर मिस्टर मिलर ने पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। मार्कस ने अपना फोन उन्हें दिया और जैसे ही टीचर ने स्क्रीन देखी, वह फ्रीज हो गए। उन्होंने तुरंत टेक्स्ट पहचान लिया। यह उसी स्टोरी का अगला पार्ट था जिसे वह फॉलो कर रहे थे। मिस्टर मिलर शॉक में खड़े रह गए, रियलाइजिंग कि अकाउंट सच में उसी ऑथर का है। उन्होंने गहरी सांस ली, पूरी तरह स्टन्ड कि जिसे वह डांटने वाले थे वही राइटर था जिसे वह एडमायर करते थे। उनका सख्त चेहरा एडमिरेशन में बदल गया। आखिरकार उन्हें ये स्टोरी सच में पसंद थी, तभी तो उन्होंने इसे क्लास में शेयर किया था। मिस्टर मिलर हल्का हंसे और बोले कि राइटिंग एक्सीलेंट है, लेकिन मार्कस को क्लासेस अटेंड करनी होंगी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मार्कस ने तुरंत समझाया कि उसकी चाइनीज स्किल्स एक्चुअली काफी स्ट्रांग हैं। उसने प्रॉमिस किया कि वह 140 से ऊपर स्कोर करेगा और टीचर से ट्रस्ट करने को कहा कि वह अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल नहीं करेगा। मिस्टर मिलर ने सोचा और कहा कि जब तक मार्कस अपकमिंग 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम में फर्स्ट नहीं आता, वह परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने साफ किया कि मतलब चाइनीज सब्जेक्ट में फर्स्ट, न कि ओवरऑल टोटल। मार्कस ने बिना हेजिटेशन के डील एक्सेप्ट कर ली। अगर वह चाइनीज में स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनता है तो उसे क्लास में लिखने की अनुमति मिल जाएगी। मिस्टर मिलर ने पूछा कि क्या वह सच में कॉन्फिडेंट है, और मार्कस बस मुस्कुरा दिया, अपनी सक्सेस को लेकर पूरी तरह श्योर। ये जॉइंट एग्जाम सिटी के 4 टॉप हाई स्कूल्स के बीच होता था, जहां सभी एक ही पेपर देते थे। इनमें फर्स्ट हाई स्कूल और सिटी हाई स्कूल एलीट थे, जबकि मार्कस का नया स्कूल रैंकिंग में नीचे था।
ये स्कोर्स फाइनल एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट्स की पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस थे। हिस्ट्री में जो जॉइंट एग्जाम्स में टॉप करते थे वही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स बनते थे। जाने से पहले मिस्टर मिलर ने क्यूरियस होकर कहा कि मार्कस को न्यू कॉन्सेप्ट राइटिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मार्कस की आंखें चमक उठीं। यह फेमस लिटरेरी मैगजीन द्वारा आयोजित नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट था। मिस्टर मिलर ने बताया कि टॉप स्कूल के कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्पेशल कोचिंग ले रहे हैं। उनके ओन स्कूल ने डिफिकल्टी के कारण इसे स्किप करने का सोचा था क्योंकि जीतने की उम्मीद कम थी, लेकिन टीचर को लगा मार्कस के पास रियल चांस है। मार्कस ने पूछा कि क्या जीतने से स्कूल की रेप्यूटेशन इंप्रूव होगी। मिस्टर मिलर उसके इनसाइट पर सरप्राइज्ड हुए और बोले कि ऐसा अचीवमेंट स्कूल को पहचान दिला सकता है। डील फाइनलाइज होने के बाद मार्कस ने ऑफिशियली साइन अप कर लिया और मिस्टर मिलर हंसते हुए एग्जाम रिजल्ट्स का इंतजार करने लगे। जैसे ही मार्कस जाने लगा, ने उसे घेर लिया। जैसे ही वे सवाल करने लगे, मिस्टर मिलर वापस रूम में आए और फ्राइडे के एग्जाम के लिए नया रूल अनाउंस किया। किसी भी इश्यू से बचने के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासरूम्स में शफल किया जाएगा, अपने पीयर्स के साथ नहीं बैठेंगे। मिस्टर मिलर ने सीधे मार्कस की तरफ देखा और पूछा कि क्या यह उसके लिए प्रॉब्लम है, जिससे बाकी क्लास कंफ्यूज हो गई। मार्कस बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और जैसे ही टीचर गए, सोफी मूडी और एक्सप्लेनेशन मांगने लगी। मार्कस ने कैजुअली बात टाल दी, यह कहते हुए कि उसने टीचर से कहा है कि चिंता न करें, बस वह स्कूल में फर्स्ट प्लेस ले आएगा। सोफी की आंखें चौड़ी हो गईं और माया भी शॉक में चुप बैठी रही। यह एक बोल्ड क्लेम था, खासकर जब कुछ देर पहले मार्कस चाइनीज में हेल्प मांग रहा था। मार्कस हंसा और बोला कि इसे सीक्रेट रखें क्योंकि वह फेल भी हो सकता है। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। उसने पूछा कि वे कैफेटेरिया क्यों नहीं गए और सोफी ने बताया कि वे उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसके पास मील कार्ड नहीं है। उसने माया की काइंडनेस पर टीज किया, जिससे उसके कान लाल हो गए और उसने क्वाइटली अपना लंच बॉक्स निकाल लिया। दोपहर एंडलेस प्रैक्टिस पेपर्स के साथ गुजरी, एक नॉर्मल लेकिन एग्जॉस्टिंग स्कूल डे। तभी उसके फोन पर उसके दोस्त जेकब का मैसेज आया, जो शॉक था कि मार्कस ने स्कूल चेंज कर लिया। कैंपस फोरम्स पर उसकी फोटो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी थी, जिससे रूमर्स फैल रहे थे। जेकब ने बताया कि उसकी एक्स सैरा के क्लासमेट्स उसी बिल्डिंग में हैं और सबसे जरूरी, मार्कस की स्टोरी तेजी से पॉपुलर हो रही थी। सिर्फ 4 चैप्टर्स में ही ये क्लास की चर्चा बन गई थी और सभी अपडेट्स न मिलने की कंप्लेंट कर रहे थे। पब्लिक को ऑथर की आइडेंटिटी नहीं पता थी, लेकिन जेकब को शक था कि सैरा जानती होगी। इसके अलावा प्रिंसिपल भी राइटर के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि एक विजिटिंग प्रोविंशियल ऑफिशियल ने स्टोरी की बहुत तारीफ की थी। स्कूल इसे लाइब्रेरी में परमानेंट कलेक्शन बनाना चाहता था और जेकब ने पूछा कि क्या मार्कस को सामने आना चाहिए, लेकिन कोई डिसीजन होने से पहले सैरा खुद टीचर्स ऑफिस पहुंच गई। उसने मिस्टर मिलर से कहा कि वह ऑथर को जानती है। मिस्टर मिलर मुस्कुराए और बोले कि वह सही समय पर आई है क्योंकि उन्हें शक था कि स्टोरी उनके ही स्टूडेंट ने लिखी है, खासकर जब विजिटिंग ऑफिशियल को यह इतनी पसंद आई। प्रिंसिपल अब इस मोमेंटम का इस्तेमाल करके लिटरेरी क्लब शुरू करना चाहते थे और चाहते थे कि स्टूडेंट अपनी राइटिंग प्रोसेस शेयर करे। मिस्टर मिलर ने पूछा कि क्या ऑथर उनकी क्लास में है और थोड़ी हेजिटेशन के बाद सैरा ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर मिलर खुश हो गए और नाम पूछा, लेकिन सैरा चुप रही क्योंकि मार्कस स्कूल छोड़ चुका था। तभी वाइस प्रिंसिपल मिस्टर हैरिस का कॉल आया और मिस्टर मिलर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि राइटर उनके स्टूडेंट्स में से ही है। कॉल खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि सैरा ने अभी तक नाम नहीं बताया। उन्होंने एक्सपेक्टेंटली उसकी तरफ देखा। सैरा हकलाने लगी और अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसने धीरे से कहा कि क्या वे इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं। मिस्टर मिलर हंसे और पूछा कि ऐसा क्यों, जब तक कि वही राइटर न हो, जिससे सैरा ने घबराकर इनकार किया। आखिरकार जब उसने मार्कस का नाम लिया, मिस्टर मिलर पूरी तरह डिसबिलीफ में फ्रीज हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि फोरम स्टोरी मार्कस ने लिखी है, लेकिन सैरा ने सिर झुकाकर कहा कि अकाउंट उसी का है। मिस्टर मिलर का दिमाग घूम रहा था। मार्कस के ग्रेड्स हमेशा एवरेज रहे थे और उसके एसेज भी खास नहीं थे, इसलिए यह सब समझ से बाहर था। सैरा गिल्ट महसूस करते हुए मान गई कि उसे नहीं पता मार्कस ने यह कैसे किया, लेकिन उसने पुराने चैट लॉग्स देखकर अकाउंट कंफर्म कर लिया था। मिस्टर मिलर ने अपने टेम्पल्स दबाए। उन्हें जोर का हेडेक महसूस होने लगा और वह उस पर भड़क उठे, पूछते हुए कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, खासकर जब मार्कस अब स्कूल में नहीं था और वह ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल से प्रॉमिस कर चुके थे। उन्हें चिंता होने लगी कि अगर एजुकेशन ऑफिशियल्स ऑथर से मिलने की मांग करें तो क्या होगा।
सैरा ने सिर झुका लिया और माफी मांगते हुए कहा कि वह डर गई थी क्योंकि मार्कस स्कूल छोड़ चुका था। मिस्टर मिलर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उन्होंने टीचर्स ग्रुप चैट में पहले ही बोस्ट कर दिया था कि वह स्टूडेंट उनकी क्लास में है। अब ये एम्बैरेसमेंट था कि जिसे ऑनर देना था वही स्टूडेंट था जिससे उनका झगड़ा हुआ था। दांत भींचते हुए मिस्टर मिलर ने फैसला किया कि सिंस मार्कस अपडेट नहीं कर रहा, वे प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें ऑथर नहीं पता। उन्होंने सैरा को चुप रहने को कहा और स्कूल लीडरशिप के लिए एक्सक्यूज ढूंढने का प्रॉमिस किया। सैरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई। खुद को संभाल कर मिस्टर मिलर ने वाइस प्रिंसिपल हैरिस को कॉल किया और कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उन्होंने झूठ बोला कि स्टूडेंट ने स्टोरी प्लेजराइज की थी और अब कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए वे सामने नहीं आना चाहते। कॉल के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि रूमर्स रोकने होंगे। वह जल्दी से क्लासरूम पहुंचे जहां इंग्लिश टीचर लेसन शुरू करने वाली थीं। फोर्स्ड स्माइल के साथ उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि फोरम स्टोरी की चिंता छोड़ें और अपकमिंग जॉइंट एग्जाम पर फोकस करें। लेकिन जैसे ही वह जाने लगे, एक स्टूडेंट चिल्लाया कि स्टोरी अभी 5 मिनट्स पहले अपडेट हुई है। मिस्टर मिलर शॉक में जम गए, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। क्लासरूम एक्साइटमेंट से भर गया। सभी स्टूडेंट्स फोन निकालकर चेक करने लगे। सच में कई दिनों से साइलेंट स्टोरी ने नया चैप्टर डाल दिया था। मिस्टर मिलर के अंदर पैनिक की लहर दौड़ गई और उन्होंने गुस्से में क्लास पर चिल्लाया, पूछते हुए कि लेसन के दौरान फोन क्यों यूज कर रहे हैं। उन्होंने सभी से कहा कि क्लास के बाद फोन जमा करें, जिससे स्टूडेंट्स डर गए और कंफ्यूज्ड हो गए। मिस्टर मिलर के जाने के बाद स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे कि टीचर इतना गुस्सा क्यों हो गया। सोफी को शक हुआ। उसने सैरा के एक्सप्रेशन को देखा और तुरंत मार्कस को सीक्रेट मैसेज भेजा, उसे सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में मिस्टर मिलर सिर पकड़कर बैठ गए, सोचते हुए कि अब क्या करें। जिस स्टोरी को उन्होंने प्लेजराइज्ड बताकर डिसमिस किया था, वह फिर से अपडेट हो गई थी। अगर वह मानते हैं कि मार्कस ऑथर है तो उनकी झूठ सामने आ जाएगी, और अगर स्कूल लीडर्स मिलना चाहें तो वह फंस जाएंगे। अचानक उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने डीन मिस्टर लुइस को कॉल किया, ये कहने के लिए कि स्टोरी वह खुद लिख रहे थे। लेकिन मिस्टर लुइस ने इस बात को नहीं माना और कहा कि पहले प्लेजरिज्म वाली बात के बाद ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मिस्टर मिलर को कहा गया कि अब उन्हें खुद ही संभालना होगा। दांत भींचते हुए मिस्टर मिलर ने धमकी दी कि वह डीन के बेटे का राज खोल देंगे, जिसने मार्कस को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया था। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मिस्टर लुइस की आवाज ठंडी हो गई और उन्होंने पूछा कि वह क्या चाहते हैं। मिस्टर मिलर ने सजेस्ट किया कि फोरम मॉडरेटर से कांटेक्ट करके मार्कस का अकाउंट डिलीट करवा दिया जाए, यह कहकर कि यह स्टूडेंट्स की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन है। इसी बीच सेकंड हाई स्कूल में स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से भरे हुए थे जैसे ही उन्होंने देखा कि स्टोरी वापस आ गई है। हर जगह फोन्स निकल आए और अपडेट वायरल हो गया, और जेक नाम का एक स्टूडेंट तो मार्कस के पास दौड़ता हुआ आया, ये पूछने की क्या वह ऑथर से फिक्स्ड स्केड्यूल सेट करवा सकता है। तभी सोफी शॉक में चिल्लाई, पोस्ट अचानक गायब हो गया, जिससे सब पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। मार्कस ने भौहें सिकोड़ी और अपना अकाउंट चेक किया, लेकिन उसका पूरा थ्रेड साफ हो चुका था। साफ था कि मिस्टर मिलर ने स्टोरी को चुप कराने के लिए कदम उठा लिया था। हम क्लासरूम में लौटते हैं जहां मैथ टीचर ने खांसकर अपकमिंग 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम की अनाउंसमेंट की, बताते हुए कि टेस्ट के लिए क्लासरूम स्वैप होंगे। उन्होंने प्रैक्टिस पेपर्स बांटना शुरू किया जिनमें कुछ पिछले सालों के थे। तभी लिटरेचर टीचर मिस्टर रीड दरवाजे पर आए और मार्कस को बाहर बुलाया। हॉलवे में उन्होंने धीरे से पूछा कि स्टोरी क्यों डिलीट हुई। मार्कस ने कैजुअली कंधे उचका दिए और कहा कि उसे किसी ने नोटिफाई नहीं किया। मिस्टर रीड ने बताया कि एजुकेशन ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने स्टोरी की तारीफ की थी, जिससे डिलीशन और सस्पिशियस लग रहा था। मार्कस समझ गया कि उसके ओल्ड स्कूल वाले उसकी सक्सेस दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर रीड ने सजेस्ट किया कि वह न्यू स्कूल के फोरम पर स्टोरी पोस्ट करे, जहां वह सेफ रहेगा। उन्होंने हिंट दिया कि अगर मार्कस राइटिंग कंपटीशन जीतता है तो स्टोरी बुक बन सकती है। क्लास में लौटने के बाद मैथ टीचर ने 5 मिनट ब्रेक अनाउंस किया। जैसे ही मार्कस बाहर जाने लगा, सैरा मिस्चीवस स्माइल के साथ आई और बोली कि उसे एक सीक्रेट पता है, फिर फुसफुसाकर कहा कि वह जानती है कि वह ऑथर है। मार्कस ने पूछा कि क्या सोफी ने बताया, लेकिन सैरा बस स्माइल करती रही। जवाब में मार्कस ने भी धीरे से कहा कि वह न्यू स्कूल फोरम पर स्टोरी रीस्टार्ट करेगा, जिससे सैरा खुशी से ताली बजाने लगी। तभी मार्कस ने देखा कि उसकी नोटबुक्स और लूना से लिया हुआ पेन गायब है। उसने पूछा तो लूना चुप रही और उसका हाथ रोक दिया। मार्कस हंस पड़ा और पूछा कि क्या वह जेलस है क्योंकि वह सैरा से बात कर रहा था। लूना ने गुस्से में कहा कि वह सैरा के पास जाए अगर वह इतनी अच्छी फ्रेंड है। उसे शांत करने के लिए मार्कस ने अपना फोन दिखाया और फोरम अकाउंट खोला। लूना की आंखें शॉक में बड़ी हो गईं और मार्कस ने तुरंत उसकी लिप्स पर फिंगर रखकर उसे चुप कराया। फिर उसने सब समझाया
कैसे सैरा को पता चला और ओल्ड स्कूल की फाइट का रीजन क्या था। वेंसडे को पीई क्लास में टीचर ने सबको 1500 मीटर्स दौड़ने को कहा। मार्कस ने लूना की ऑकवर्ड पेस देखी और समझ गया कि उसका इंट्रोवर्टेड नेचर शायद पास्ट में टीज होने की वजह से है। उस मोमेंट में मार्कस को लगा जैसे उसने कोई हिडन ट्रेजर खोज लिया हो, एक स्वीट और वेल्थी लड़की जिसे कोई सच में समझता नहीं। उसने डिसाइड किया कि अब वह उसका ख्याल रखेगा। वह उसके साथ ट्रैक पर दौड़ा और लूना शर्माते हुए नीचे देखती रही। मार्कस ने बस पूछा कि वह क्या पीना चाहती है और कहा कि उसे दूसरों की हंसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। लूना ने धीरे से सिर उठाया और पूछा कि क्या वह भी उसका मजाक उड़ाएगा। जब बाकी क्लास दौड़ पूरी कर चुकी थी, मार्कस, लूना और सैरा पीछे रुककर आराम करने लगे और आखिर में उसने पूछा कि क्या वे बैडमिंटन खेलना चाहेंगी। दोनों ने सिर हिलाया, थोड़ी देर बस बैठे रहने को प्रेफर करते हुए। लेकिन जैसे ही वे आराम कर रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स मार्कस के अगले कदम से चौंक गए। साफ था कि लूना और सैरा उन लड़कियों में से थीं जिन्हें उनके पीयर्स ने अनफेयरली लेबल कर दिया था। वे किसी भी तरह से अनअट्रैक्टिव नहीं थीं, बस उनमें वह टिपिकल आउटगोइंग फेमिनिन चार्म नहीं था जिसे बाकी लोग वैल्यू करते थे। मार्कस ने थोड़ा समय लेकर अपनी स्टोरी को दूसरे हाई स्कूल फोरम पर रिपोस्ट किया, यहाँ तक कि एक नया चैप्टर भी ऐड किया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, उसने लूना और सैरा को डार्क एक्सप्रेशंस के साथ दूर जाते देखा। लूना तो चलते हुए आंसू भी पोंछ रही थी। वह तुरंत उनके पीछे भागा, ये जानने के लिए कि क्या हुआ। लेकिन लाल चेहरे वाली लूना ने उसे सिर्फ प्योर ग्रीवेंस भरी नजर से देखा और स्कूल बिल्डिंग की ओर भाग गई। सैरा मुश्किल स्थिति में होंठ दबाते हुए उसके पीछे गई, लेकिन उससे पहले मार्कस की तरफ मुड़कर चिल्लाई कि यह सब उसकी गलती है। कंफ्यूज्ड मार्कस ने उसे पकड़ लिया और सैरा का हाथ थामकर पूछा कि लूना क्यों रो रही है। सैरा ने आह भरी, पास खेल रही लड़कियों के ग्रुप की ओर देखते हुए बताया कि उन्होंने उसे उस लड़की के लिए पानी खरीदते देखा था। सैरा ने मेंशन किया था कि पानी लूना के लिए था, जिससे बाकी लड़कियां तुरंत चिढ़ाने लगीं। उन्होंने मार्कस के लूना जैसी किसी के पीछे पड़ने के आइडिया का मजाक उड़ाया, उसके पुअर टेस्ट पर क्रूल कमेंट्स किए और दोनों की तुलना मन्यूअर में लगे डेलिकेट फ्लावर से की। उसके होंठ डिसबिलीफ में हिले जब उसने पूछा कि उसे मन्यूअर किसने कहा। सैरा ने धीरे से कहा कि एक्चुअली उस कंपैरिजन में उसे फ्लावर कहा गया था। मार्कस ने फ्रस्ट्रेटेड हंसी छोड़ी और पूछा कि किसने कहा, जिस पर उसने सोफी नाम की लड़की का नाम लिया। सोफी और क्लोई नाम की दूसरी लड़की मार्कस के सपोजिडली पुअर टेस्ट के बारे में गॉसिप कर रही थी। मार्कस ने सैरा से कहा कि वह ऊपर चली जाए जबकि वह अपॉलॉजी मांगने जाएगा और सीधे उन लड़कियों के ग्रुप की ओर बढ़ गया जो अभी भी पास खेल रही थीं। जैसे ही वह पास पहुंचा, क्लोई और बाकी समझ गईं कि वह क्यों आया है। क्लोई ने ऑकवर्ड शीपिश स्माइल दी, मानते हुए कि शायद उन्होंने गलती से लूना को रुला दिया। मार्कस ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा कि उन्हें माफी मांगनी होगी। यह जानते हुए कि वे शायद सामने जाकर नहीं कहेंगी, उसने सजेस्ट किया कि क्लोई और सोफी एक अपॉलॉजी नोट लिखें। क्लोई चौंक गई, पूछने लगी कि क्या उसे सच में ऐसा करना पड़ेगा, और पेटी जेलसी में आर्ग्यू करने लगी। मार्कस पीछे नहीं हटा, उस पर स्नैप करते हुए जब तक क्लोई इतनी चौंक गई कि वहीं फ्रीज हो गई। पास खेल रही लड़कियां भी रुककर देखने लगीं। उसके अचानक टेम्पर से शॉक्ड और क्लोई की आंखों में आंसू भर आए, वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। एक लड़की को रोते देख लड़कों में हलचल मच गई और रायन नाम का स्टूडेंट दौड़ता हुआ आया ये पूछने कि क्या मार्कस उसे बुली कर रहा है। क्लोई ने बस सिर हिलाया, रायन से कहा कि यह उसका काम नहीं है और मार्कस को आखिरी ग्लेयर देकर वहां से चली गई। रायन ने मार्कस की तरफ उंगली उठाकर वार्निंग दी कि वह स्कूल के बाद कहीं न जाए और उस दोपहर क्लास का माहौल विस्पर्स से भरा हुआ था। आखिरी स्टडी सेशन के दौरान सैरा ने चुपचाप लूना को एक नोट दिया। उस नोट में लिखा था कि मार्कस ने क्लोई को रुला दिया है और रायन स्कूल के बाद उसे घेरने वाला है। लूना का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने वह पढ़ा और उसने घबराकर वह नोट मार्कस को दिखाया। उसकी आंखों में उसके लिए जेन्युइन कंसर्न था। उसने होंठ दबाए और धीरे से अपॉलॉजी दी, यह सजेस्ट करते हुए कि वे टीचर को बता दें, लेकिन मार्कस ने साफ मना कर दिया। वह जानता था कि स्टाफ को इन्वॉल्व करने से लूना भी ड्रामा के सेंटर में आ जाएगी और वह नहीं चाहता था कि उसे टारगेट किया जाए। वह आसानी से इमेजिन कर सकता था कि अगर वे चारों ऑफिस में ले जाए जाते तो क्या होता। भले ही टीचर्स मामला सुलझा देते, स्कूल गॉसिप और भी खराब हो जाता। ये सब वह पहले जी चुका था। उसे पता था कि रूमर्स किसी की स्पिरिट तोड़ सकते हैं। वह लूना जैसी सेंसिटिव लड़की को उस तरह की स्क्रूटनी में नहीं डालने वाला था। लूना ने उसे डर और उदासी के मिक्स के साथ देखा, फिर पेन उठाकर कागज के टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे और उसे वापस दिया। उसने खुद जाकर क्लोई से माफी मांगने की ऑफर दी, उम्मीद करते हुए कि इससे रायन और उसके दोस्त पीछे हट जाएंगे और मार्कस को अकेला छोड़ देंगे। मार्कस ने हल्की सी नोइंग स्मर्क दी और एक नोट वापस पास किया, मजाक में अपने वेल्थी डेस्क मेट से लोन मांगते हुए, ताकि वह कुछ बैकअप हायर कर सके। उसके पूरी तरह शॉक होने के लिए उसे 2 मिनट्स बाद एक डिजिटल ट्रांसफर मिला।
जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। स्क्रीन पर बैलेंस 226,000 युएन का था। मार्कस पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका डेस्कमेट सच में इतना एरिस है। उसने पूछा, क्या यह इनफ है? और लूना ने बस पूछा कि क्या उसे अपनी मदर से और लाना है, जिससे वह डिसबिलीफ में हंस पड़ा। यह उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। मार्कस ने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल किए, डिसाइड करते हुए कि उसका बेस्ट ऑप्शन माइक को मैसेज करना है। उसने माइक को बताया कि कोई उसे स्कूल के बाद घेरने वाला है और उससे कहा कि फ्रंट गेट्स पर कुछ बैकअप लेकर आए। उसने ऑफर किया 300 पर पर्सन सिर्फ आने के लिए, और अगर सिचुएशन फिजिकल हुई तो एक्स्ट्रा 500। माइक हैरान रह गया, सोचते हुए कि क्या सेकंड हाई के स्टूडेंट्स सच में इतने टफ हैं। मार्कस ने बिना हेजिटेशन के 30,000 युएन अप फ्रंट ट्रांसफर कर दिए, जिससे माइक सोचने लगा कि क्या वह पूरी आर्मी हायर करने वाला है। अरेंजमेंट्स होने के बाद मार्कस ने रायन की तरफ देखा, जो पहले से ही उसे ग्लेयर कर रहा था। जब फाइनल बेल बजी, पूरी क्लास ने रूम के पीछे की ओर देखना शुरू कर दिया। सोफी, क्लास रेप, भी कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आई। उसने उसे साइड में ले जाकर धीरे से कहा कि उसे अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि रायन बाहर गेट्स पर ग्रुप के साथ इंतजार कर रहा है। सोफी ने चिंता में सिर हिलाया, अपॉलॉजी देते हुए बताया कि उसने क्लोई को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ट्रबल करने पर अड़ी हुई थी। उसने सजेस्ट किया कि मार्कस बस अपॉलोजाइज कर दे। उसने याद दिलाया कि पहले भी लोग इससे कम बात पर बुरी तरह बीटन हो चुके हैं। मार्कस बस हंसा, पूछते हुए कि क्या वह सच में उसकी चिंता कर रही है। उसने कहा कि वह इवनिंग सेशन में लूना से अपॉलॉजी करने पर ध्यान दे, फिर कूल कॉन्फिडेंस के साथ क्लासरूम से बाहर चला गया। जब सोफी उसे रोक नहीं पाई तो वह लूना की तरफ मुड़ी और उसे इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट की। उसने उससे कहा कि मार्कस को फ्रंट गेट्स पर जाने से रोके, डरते हुए कि वह हर्ट हो जाएगा। सोफी डेस्क के पास झुक गई, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लूना ने बस सिर हिला दिया। लूना ने स्टेडी गेज के साथ कहा कि उसे मार्कस पर ट्रस्ट है। सोफी लगभग रोने लगी, आर्ग्यूइंग कि ट्रस्ट किसी मॉब के खिलाफ फाइट नहीं जीत सकता। उसने एडमिट किया कि उसे गॉसिप नहीं करना चाहिए था और वह जेलसी में ऐसा कर रही थी, लेकिन वह सच में नहीं चाहती थी कि मार्कस हर्ट हो। उसने लूना से रिक्वेस्ट की कि वह मार्कस को समझाए, क्योंकि वे क्लोज हैं। लूना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर से सिर हिलाया, धीरे से कहते हुए कि मार्कस ने अपनी प्रिपरेशंस कर ली हैं। सोफी एंग्शियस और एंग्री दोनों थीं, इधर उधर चलते हुए सोच रही थी कि अब क्या करें। उसने टीथ ग्रिट किए, टीचर्स ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करने की तैयारी की, लेकिन लूना ने अचानक करेज दिखाया और उसे रोक लिया। उसने इंसिस्ट किया कि वे टीचर्स के पास नहीं जा सकते। उस पल में यूजुअली टिमिड लूना काफी सीरियस लग रही थी। नॉर्मली उसे नहीं पता होता कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन उसे मार्कस पर विश्वास करने की स्ट्रांग फीलिंग थी। वह जानती थी कि अगर टीचर्स इन्वॉल्व हुए तो मार्कस के उसे प्रोटेक्ट करने के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। सोफी पैनिक में थी, पूछ रही थी कि क्या वह अपना दिमाग खो चुकी है और क्या वह चाहती है कि मार्कस एक्सपेल्ड हो जाए। लूना ने गहरी सांस ली और कामली दोहराया कि उन्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा और टीचर्स को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। सोफी उसे मुंह खुला रखकर देखती रह गई, जैसे वह कोई सपना देख रही हो। मीनवाइल स्कूल गेट्स के पास क्लासमेट्स का एक ग्रुप ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था, अपकमिंग शोडाउन के बारे में विस्पर करते हुए। एक स्टूडेंट जो अक्सर रायन के साथ रहता था, मार्कस से पूछता है कि क्या वह सच में बाहर जा रहा है। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा, रायन कहाँ है? पता चला कि वह टीचर्स ऑफिस गया है होमवर्क के बारे में पूछने, जो मार्कस को काफी अम्यूजिंग लगा। यह एक स्मार्ट एलिबाई बनाने का तरीका था और लियो नाम के स्टूडेंट ने हंसते हुए रायन की इंटेलिजेंस की तारीफ की। लियो ने सजेस्ट किया कि मार्कस बस सिर झुकाकर अपॉलॉजी कर दे ताकि टेंशन खत्म हो जाए। यहाँ तक कि उसने मीडिएशन करने की ऑफर भी दी। मार्कस हालांकि बस अपना हाथ पॉकेट में रखे रहा और कुछ नहीं बोला। वह एग्जिट की तरफ चलता रहा, जहां कर्ब के किनारे कई स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी थीं। 7 या 8 लड़के जो लोकल थग्स जैसे लग रहे थे, वहीं खड़े होकर स्मोक कर रहे थे। लियो ने मार्कस के कंधे पर हाथ रखा, हल्की सी स्मर्क के साथ उसे गुड लक कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। जैसे ही लियो गया, स्मोक करने वाले ग्रुप का ध्यान मार्कस की तरफ मुड़ गया। उन्होंने एक नोइंग लाफ शेयर की और डाइड येलो हेयर वाला एक लड़का आगे बढ़ा। उसने मार्कस को आवाज दी, उसे पास आने को कहा, जिससे बाकी निकलते हुए स्टूडेंट्स डर के मारे इधर उधर बिखर गए। येलो हेयर्ड लड़का स्मोक का एक पफ छोड़ते हुए मार्कस के कंधे पर आर्म रखकर पूछने लगा कि क्या वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। मार्कस ने आईब्राउ उठाई, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया कि वे बस लोकल ड्रॉप आउट्स हैं। वे उससे ज्यादा बड़े भी नहीं थे, चाहे वे इंटिमिडेटिंग दिखने की कितनी भी कोशिश कर रहे थे। उन्हें अपने बीटअप स्कूटर पर गैंगस्टर बनने की एक्टिंग करते देख मार्कस के मुंह से एक जेन्युइन लाफ निकल गया। उसने पूछा कि क्या रायन ने ही उन्हें बुलाया है। येलो हेड लड़के ने बस सिर हिलाया और कहा कि उन्हें कॉर्नर के आसपास जाकर थोड़ी चैट करनी है।
सच कहें तो कोई भी नॉर्मल हाई स्कूलर उनके टैटूज, स्मोक और इस बात से कि उनमें से 2 के हाथ में मेटल पाइप्स थे देखकर डर जाता। ये एक ऐसा सीन था जो इंटिमिडेट करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने एक पूरी लाइफ जीकर रिटर्न किया हो, ये सब थोड़ा रिडिकुलस लगा। मार्कस ने इधर उधर देखा और पूछा कि क्या बस इतने ही लोग हैं, ये कहते हुए कि उसे तो कहीं ज्यादा बड़ी क्राउड की उम्मीद थी। येलो हेयर्ड लीडर स्कॉफ करते हुए अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा और उस बड़े लड़के का मजाक उड़ाने लगा कि उन्हें कम समझ रहा है। बाकी थग्स भी शामिल हो गए। स्नीयर करते हुए मार्कस से पूछने लगे कि वह खुद को क्या समझता है, तुम किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। लीडर ने स्नीयर किया, लेकिन उसकी ब्रवाडो उसी समय गायब हो गई जब माइक एक मैसिव क्राउड के साथ पहुंचा। उसके साथ बहुत सारे मैन उस स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे जहां ये थग्स खड़े थे। इस छोटे से आर्मी जैसे ग्रुप को देखकर पास के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स डर गए, जबकि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड घबराहट में कांपते हुए तुरंत अपना फोन निकालकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करने लगा। रायन द्वारा बुलाए गए थग्स पूरी तरह स्पीचलेस रह गए जब माइक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा कि उसने इतने लोगों को सिर्फ कुछ हाई स्कूल ड्रॉप आउट से डील करने के लिए बुला लिया। माइक ने फोटो से मार्कस को पहचान लिया और चकल किया, जबकि मार्कस ने माना कि उसे ऑपोजिशन से इतने कम लोगों की उम्मीद नहीं थी, खासकर जब रायन टीचर के ऑफिस में छिपा हुआ था। मार्कस ने माइक से कहा कि वह इसे हैंडल कर ले, क्योंकि इसमें शामिल सभी लोग स्कूल के बाहर के हैं, और माइक खुशी खुशी मान गया। मार्कस से कहा कि वह होम चला जाए, जबकि उसके मेन टेरिफाइड गैंगस्टर्स को सराउंड कर लेते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में डजन्स ऑफ मेन ने उन स्मॉल टाइम थग्स को पकड़ लिया, उन्हें ड्रैग करके एक क्वाइट कॉर्नर में ले गए ताकि उन्हें ह्यूमिलिटी का एक मच नीडेड लेसन दिया जा सके। स्कूल में वापस तुरंत रूमर्स फैलने लगे कि एक स्टूडेंट को किसी मिस्टीरियस ग्रुप ने ड्रैग करके ले गया। डीन, मिस्टर मिलर जल्दी से बाहर भागे, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्राउड कॉर्नर के पीछे गायब हो रही थी, और उन्होंने घबराकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या उनके किसी स्टूडेंट को हर्ट हुआ है। गार्ड ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि इन्वॉल्व स्टूडेंट सेफली निकल गया था, जिससे मिस्टर मिलर ने राहत की सांस ली और तुरंत सभी टीचर्स को मैसेज भेजा। उन्होंने फैकल्टी ग्रुप चैट में बाहर हुई फाइट के बारे में एक अर्जेंट अलर्ट भेजा। हर होमरूम टीचर को इंस्ट्रक्ट किया कि वे चेक करें कि उनके किसी स्टूडेंट मिसिंग या इंजर्ड तो नहीं है। इवनिंग स्टडी सेशन शुरू होने तक क्लास 4 पूरी तरह फ्रेंजी में थी उस फोटो को लेकर जो किसी ने मार्कस की येलो हेयर्ड थग से कॉन्फ्रंटेशन की स्नैप की थी। स्टूडेंट्स स्टन्ड रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि कंट्रोल में मार्कस था, जिसने अपने सपोर्ट के लिए एडल्ट्स की एक लिटरल आर्मी समन कर ली थी, जिससे रायन की पास्ट रेपुटेशन तुरंत ओवरशैडो हो गई। सोफी ने साई किया और रायन को एक नोट पास किया, जिसे पढ़ने के बाद वह इतना एनरेज्ड हो गया कि उसने अपनी बुक्स जोर से स्लैम कर दी और तुरंत उसे ऑफिस में रिप्रिमेंड के लिए बुला लिया गया। जब रायन कन्फेशन लिखने में स्टक था, तभी क्लासरूम में किसी ने शाउट करके कहा कि उनके पुराने स्कूल का फेमस वेब नॉवल अभी अभी लोकल फोरम पर पोस्ट हुआ है। क्लास की लड़कियां एक्साइटमेंट से बजिंग कर रही थीं और क्लोए ने वाइड आइज के साथ लूना की तरफ मुड़कर उस ऑथर के बारे में विस्पर किया जो अभी अभी उनके स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। क्लोए ने लूना के पास वाली एम्प्टी सीट की तरफ ग्लांस किया और जब लूना ने बस कन्फर्मेशन में सिर हिलाया तो क्लोए ने तुरंत मार्कस का नाम बोल दिया, जिससे पूरा रूम शॉक में इरप्ट हो गया। स्टूडेंट्स यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि टॉप स्टूडेंट एक फेमस राइटर भी है, और सोफी मुस्कुराई लूना के साथ एक नोइंग लुक शेयर करते हुए। जैसे ही सच सबके सामने सेटल हुआ, तभी अचानक सैरा नाम की एक लड़की सोफी के पास दौड़ कर आई, इस डर से कि कहीं मार्कस अपनी आर्मी उनके पीछे न भेज दे। लेकिन सोफी ने उसे अश्योर किया कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि अपॉलॉजी देना जरूरी था और सैरा तुरंत एक अपॉलॉजी लेटर लिखने लगी। फर्स्ट बेल के बाद वह नर्वसली लूना के पास गई और हकलाते हुए अपनी गलती के लिए रिग्रेट जताने लगी। सोफी भी उसके साथ शामिल हुई, अपनी तरफ से सिंसियर अपॉलॉजी देते हुए, और यह रिवील किया कि उसने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिससे सैरा और लूना दोनों उसे सरप्राइज में देखने लगीं। सोफी ने प्रपोज किया कि वे एक फेयर कंपटीशन करें ये देखने के लिए कि कौन मार्कस का हार्ट जीत सकता है, जिससे सैरा स्टन्ड साइलेंस में खड़ी रह गई, जबकि लूना को डिसबिलीफ का एक अजीब डिजी फीलिंग हुआ। अगले दिन हम स्कूल लौटे जहां मार्कस एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुका था। स्टूडेंट्स उसके पास से गुजरते हुए विस्पर कर रहे थे, हालांकि कोई भी उसे ग्रीट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब मार्कस कैफेटेरिया में अपने क्लासमेट लियो से मिला तो लियो नर्वसली घूंट भरते हुए अपॉलॉजी देने लगा और कहने लगा कि वह रायन को ठीक से जानता भी नहीं है। मार्कस को यह काफी अम्यूजिंग लगा। उसने लियो को याद दिलाया कि कल उसका टोन ऐसा नहीं था, जबकि लियो डेस्परेट होकर उसे फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था, उसके वेब नॉवल के फैंटेसी एलिमेंट्स की तारीफ करते हुए। अंदर ही अंदर मार्कस समझ गया कि लियो थोड़ा एक्सेंट्रिक है, इसलिए उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और क्लासरूम की तरफ अपने फैंस का सामना करने चला गया। आखिरकार उसने अपने क्लासमेट्स के सामने सच स्वीकार कर लिया। मुस्कुराते हुए यह एडमिट किया कि वही ऑथर है
तभी उसने नोटिस किया कि उसकी डेस्क पर एक मिस्टीरियस ब्रेकफास्ट और मिल्क रखा हुआ है। जब जेकब ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश क्लास रैप ने शायद यह खरीदा होगा, तभी लूना रूम में वापस आई और मार्कस ने प्लेफुल ग्रिन के साथ अपना ब्रेकफास्ट उसके साथ स्वैप कर लिया। लूना कंफ्यूजन में फ्राउन करते हुए पूछने लगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मार्कस ने बस कहा कि मिल्क वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसने खुद मिल्क उसे हैंड ओवर किया और कुछ देर डीप सोचने के बाद लूना ने एक हिलेरियस कंक्लूजन निकाला कि वह उसे पैसे लौटाने से बचने की कोशिश कर रहा है। मार्कस हंस पड़ा और उसे अश्योर किया कि भले ही वह सेंट नहीं है, लेकिन वह उसे कभी स्कैम नहीं करेगा और समय आने पर अपना डेट जरूर रिपे करेगा। लूना काफी डिस्ट्रेस्ड लग रही थी। उसने बताया कि यह उसकी पूरी सेविंग्स थी, तो मार्कस ने कॉम्प्रोमाइज के तौर पर उसके पूरे महीने के एक्सपेंसेस कवर करने का ऑफर दिया। उसने इंसिस्ट किया कि वह उसका डिजिटल पेमेंट कार्ड यूज करे और मंथली अलाउंस $1000 सेट कर दिया, जबकि लूना प्रोटेस्ट कर रही थी कि 600 ही काफी है। मार्कस ने कहा कि पैसे खर्च करना सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। ट्रांसफर सेट करने के बाद लूना बस स्टन्ड होकर सिर हिलाती रह गई। यह शांत मोमेंट तब टूट गया जब होम रूम टीचर मिस मिलर ने मार्कस और रायन दोनों को हॉलवे में बुलाया, जबकि पूरी क्लास बेटेड ब्रेथ के साथ देख रही थी। मार्कस ने पूरी तरह काल्म एक्सप्रेशन बनाए रखा, मजाक में टीचर से कहा कि कोई फाइट नहीं हुई और वह और रायन एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रायन इस ऑडेसिटी पर पूरी तरह स्पीचलेस रह गया, खासकर जब मिस मिलर ने सार्केस्टिकली कहा कि फिर उन्हें क्लास में साथ बैठना चाहिए। दोनों लड़कों ने तुरंत एक साथ नो चिल्लाया और मार्कस ने जल्दी से जोड़ दिया कि वे शायद पूरी टाइम चैटिंग करेंगे और अपनी स्टडीज खराब कर देंगे। मिस मिलर ने नोटिस किया कि दोनों में से कोई इंजर्ड नहीं दिख रहा, खासकर रायन जो पिछली शाम मैथ ऑफिस में छिपा हुआ था। इसलिए उसने उनके पेरेंट्स को कॉल न करने का फैसला किया। उसने उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि वे ट्रबल से दूर रहें और मार्कस ने एक पोलाइट नोइंग स्माइल के साथ जवाब दिया, जिससे लगा कि वह सब समझ गया है। जाने से पहले मार्कस ने उसे सरप्राइज कर दिया जब उसने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में शामिल होने की रिक्वेस्ट की, जिससे मिस मिलर ने रायन को वहां से भेज दिया ताकि वह मार्कस से अकेले बात कर सके। मिस मिलर ने पूछा कि क्या रायन उसे बुली कर रहा था और उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए मार्कस ने स्कूल गेट वाले इंसिडेंट को एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेंट की तरह प्रिसिजन के साथ रिपोर्ट कर दिया। यह सुनकर मिस मिलर कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि बेस्ट फ्रेंड वाली कहानी पूरी तरह फेक थी, लेकिन जाने से पहले मार्कस ने उन्हें एक एडवाइस भी दी। उसने सजेस्ट किया कि वह स्कूल लीडर्स को बता दें कि वे थग्स बस उसके कजन के बर्थडे के लिए आए थे और यूं ही वहां से गुजर रहे थे। यह सजेशन सुनकर मिस मिलर हंस पड़ी। मार्कस ने स्मूथली आगे बढ़ते हुए कहा कि उनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, एक चार्म जो टीचर के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने प्लेफुल तरीके से उसे हल्का किक किया और मॉर्निंग स्टडी में वापस जाने को कहा, लेकिन साफ था कि उसकी फ्लैटरी काम कर गई थी और वह इस मैटर को आगे परस्यू नहीं करेंगी। थोड़ी देर बाद मिस मिलर क्लास के सामने खड़ी हुई और अनाउंस किया कि 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम कल स्केड्यूल्ड है और वह जल्द ही एडमिशन टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का भी जिक्र किया, ये बताते हुए कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लूना, सोफी और सैरा ने साइन अप किया है, इसलिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होगी। सच कहें तो इससे सबका काफी ट्रबल बच गया। उन्होंने तीनों गर्ल्स को प्रिपेयर करने को कहा और क्लास को रिमाइंड किया कि हर ग्रुप को न्यू ईयर गाला के लिए कम से कम 2 परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। इसी बीच फर्स्ट हाई में माहौल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया था, क्योंकि रूमर्स फैल रहे थे कि फेमस वेब नॉवल फिर से सेकंड हाई के फोरम पर आ गया है। स्टूडेंट्स विस्पर कर रहे थे कि कोई ट्रांसफर स्टूडेंट ही ऑथर है, और क्योंकि हाल ही में मार्कस ही एकमात्र सीनियर ट्रांसफर हुआ था, कनेक्शन ऑब्वियस लग रहा था। अचानक सारी चैटर तुरंत बंद हो गई क्योंकि वाइस प्रिंसिपल मिलर बैक डोर पर खड़े थे। उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। उन्होंने फ्राउन करते हुए पूछा कि किसने नॉवल को उनके फोरम से सेकंड हाई में मूव किया, जिससे स्टूडेंट्स स्टन्ड साइलेंस में एक दूसरे को देखने लगे। जब कोई नहीं बोला, वाइस प्रिंसिपल मिलर का चेहरा डार्क हो गया और उन्होंने क्लास मॉनिटर को आगे आने के लिए कहा। मॉनिटर लियो एक बिटर स्माइल के साथ खड़ा हुआ और एडमिट किया कि उसे नहीं पता कि ऑथर कौन है या यह मूव कैसे हुआ। वाइस प्रिंसिपल स्केप्टिकल थे। उन्होंने सवाल किया कि जब उन्हें बताया गया था कि ऑथर इसी क्लास का स्टूडेंट है, तो फिर किसी को कैसे नहीं पता। इस रेवलेशन पर क्लासरूम केओस में फट पड़ा। हर कोई सोचने लगा कि क्या सच में मार्कस ही ऑथर है। वाइस प्रिंसिपल मिलर कंफ्यूज दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके होमरूम टीचर मिस्टर सॉन्ग ने क्लेम किया था कि उन्होंने स्टूडेंट को ढूंढ लिया है और ग्रेड्स बचाने के लिए नॉवल को रोक दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने सिर हिला दिया। तभी सोफी खड़ी हुई और एक बड़ा बॉम्ब शेल गिराया। उसने कंफर्म किया कि ऑथर मार्कस ही है, क्योंकि उसने खुद एक स्कूल ऑफिशियल को उसकी तारीफ करते सुना था, इससे पहले कि मिस्टर सॉन्ग ने उसे चुप करा दिया। वाइस प्रिंसिपल मिलर का एक्सप्रेशन ग्रिम हो गया। उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाई जारी रखने को कहा और गुस्से में क्लासरूम से बाहर निकल गए। उन्होंने काफी सुन लिया था और अब एक टीचर को जवाब देना था।
जैसे ही वह गए, क्लास एक्साइटमेंट से एक्सप्लोड हो गई और सब सोफी के आसपास इकट्ठा होकर कंफर्म करने लगे कि मार्कस ही ऑथर है। उसी समय मिस्टर सॉन्ग फैकल्टी ऑफिस में पेपर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे जब वाइस प्रिंसिपल अंदर आए। बाकी टीचर्स सरप्राइज में ऊपर देखने लगे जब विजिबली फ्रस्ट्रेटेड वाइस प्रिंसिपल मिलर दरवाजे पर खड़े हुए और मिस्टर सॉन्ग को हॉलवे में प्राइवेट टॉक के लिए बुलाया। उन्होंने बिना समय गंवाए पूछा कि क्या यह सच है कि नॉवल अब सेकंड हाई के फोरम पर अपडेट हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग के माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। उन्हें समझ आ गया कि मार्कस का अकाउंट बैन करने से कुछ नहीं हुआ। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने उन्हें प्रेस किया। मिस्टर सॉन्ग की एकेडमिक फोकस वाली कहानी और स्टूडेंट्स के क्लेम के बीच मिसमैच की तरफ इशारा किया। मिस्टर सॉन्ग बस ऑकवर्ड स्टैमरिंग लाफ ही दे पाए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल एक्सक्यूजेस सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने सच छुपाया। यह सिचुएशन काफी मेसी हो चुकी थी। उन्होंने मिस्टर सॉन्ग को डांटा कि उन्होंने चीजों को अननेसेसरीली डिफिकल्ट बना दिया और पूछा कि उन्होंने शुरुआत से ही ऑथर की आइडेंटिटी के बारे में ऑनेस्ट क्यों नहीं बताया। अब स्कूल की रेपुटेशन दांव पर थी और वाइस प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सुपीरियर्स को यह कैसे एक्सप्लेन करें। वह पहले ही एजुकेशन ब्यूरो को बता चुके थे कि हाइएटस स्टूडेंट की स्टडीज के लिए था और जल्द ही ऑफिशियल सेकंड हाई आने वाले थे। टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती थी। यहाँ साफ दिख रहा था कि लोकल हाई स्कूल्स के बीच राइवलरी अब काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी। स्कूल्स एक प्रेस्टिजियस प्रोविंशियल टाइटल के लिए कम्पीट कर रहे थे और कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मिस्टर सॉन्ग को ऑर्डर दिया कि या तो नॉवेल डिलीट कराओ या मार्कस को कन्विंस करो कि वह इसे फर्स्ट हाई में वापस लाए। मिस्टर सॉन्ग वहीं खड़े रह गए, मुंह खुला का खुला, पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी सीनियर टीचर सर्टिफिकेशन इस साल रिव्यू में है और अगर स्कूल मजाक बन गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिवियर होंगे। उन्होंने डिमांड किया कि खबर और फैलने से पहले इस सिचुएशन का तुरंत सोल्यूशन निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत से ही ऑथर को आउटसाइडर बता देना बेहतर होता, जिससे मिस्टर सॉन्ग दांत भींचकर ये प्रॉमिस करने लगे कि वह स्कूल की इज्जत नहीं गिरने देंगे। ये काम आसान नहीं था, खासकर मार्कस के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने संतोष से सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने अपनी बात समझा दी। फिर मुड़कर अपने हाथ पीछे बांधते हुए वहां से चले गए। स्टूडेंट्स एक दूसरे को अनईजी नजरों से देखने लगे। तभी सोफी ने हाथ उठाकर हेल्प करने की बात कही, जबकि कुछ लोग विस्पर कर रहे थे कि सैरा बेटर चॉइस है क्योंकि वह मार्कस के ज्यादा क्लोज थी। मिस्टर सॉन्ग ने उसे कहा कि वह पता लगाए कि नॉवल फर्स्ट हाई पर अपडेट क्यों नहीं हो रहा और मार्कस को कन्विंस करे कि वह इसे वापस लाए, लेकिन सैरा हिचकिचाई, यह बताते हुए कि मार्कस अब सेकंड हाई का स्टूडेंट है। होम रूम टीचर बस मुस्कुराए और उसे फिर भी कोशिश करने को कहा, यह सजेस्ट करते हुए कि वह उसे बताए कि उसके पुराने क्लासमेट्स अगला चैप्टर पढ़ने के लिए बेकरार हैं। बाद में रायन ने मार्कस को मैसेज किया कि टीचर सैरा को भेज रहा है उसे वापस लाने के लिए, लेकिन मार्कस ने मजाक में रिप्लाई किया कि उसने पहले ही उस लड़की का कॉन्टैक्ट इन्फो डिलीट कर दिया है। और सच में थोड़ी देर बाद सैरा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, जिसे मार्कस ने बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया। फिर वह अपने पास बैठी रिच और अडोरेबल लूना की तरफ मुड़ गया। जब लूना ने पाउट करते हुए कहा कि उनके सैटरडे मूवी डेट के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो मार्कस इतना हंसा कि उसका पेट दर्द करने लगा और उसने खुद पे करने का ऑफर दिया। हालांकि लूना ने इंसिस्ट किया कि वह अपना फैमिली डिस्काउंट कार्ड यूज करेगी। वह करीब 10 मिनट्स तक ऐसे ही ब्लैंक बैठी रही। उसका दिमाग इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर धीरे से खुद से बोली कि फैमिली कार्ड यूज करना टेक्निकली उसे ट्रीट करना नहीं माना जाएगा। मार्कस उसकी क्यूटनेस देखकर ऑलमोस्ट ग्रिन कर रहा था। तभी केमिस्ट्री टीचर ने उसकी डिस्ट्रैक्शन नोटिस की और पूरे क्लास के सामने उसे बुला लिया। मार्कस खड़ा हुआ और बोला कि उसने अभी केमिस्ट्री इक्वेशन में बेरियम और सोडियम के साथ एक सीक्रेट डिस्कवर किया है जो बनाना स्पेल करता है, जिससे पूरा क्लास हंस पड़ा। टीचर ने उसे कहा कि वह अपने साइंटिफिक डिस्कवरीज क्लास के बाद के लिए बचा कर रखे। थोड़ी ही देर में लंच बेल बज गई और सोफी जल्दी से मार्कस की डेस्क की तरफ आ गई। उसने उसे टीज किया कि वह कितना हार्टलेस है क्योंकि सैरा उसकी रिजेक्टेड फ्रेंड रिक्वेस्ट की कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन मार्कस ने कोल्ड तरीके से उसे इग्नोर कर दिया और लूना को लंच के लिए चलने को कहा। सोफी इस ब्लेटेंट स्नब से स्टन्ड रह गई, जबकि एक और स्टूडेंट जेक ने उसे कहा कि वह इसे जाने दे, यह सजेस्ट करते हुए कि मार्कस को बस लूना की कंपनी पसंद है। खैर, कैफेटेरिया की लाइन में खड़े हुए मार्कस ने देखा कि लूना वाटरी आइज के साथ उसे देख रही है और उसने सोफी से पूछा कि आखिर उसे अचानक क्या अपसेट कर गया। लूना ने धीरे से पूछा कि क्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फर्स्ट हाई में बहुत ब्यूटीफुल थी, और जब मार्कस को समझ आया कि वह जेलस है तो वह हल्का सा हंस पड़ा। खाते समय बात अपकमिंग टैलेंट शो पर आ गई
और सोफी से गलती से निकल गया कि लूना ने पिछले साल कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीता था। लूना ने शाई होकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोफी ने प्राउडली रिवील कर दिया कि लूना एक गिफ्टेड पियानो प्रोडिजी है। ये सीक्रेट सुनकर मार्कस काफी इम्प्रेस्ड हुआ। आखिरकार मार्कस ने भी शो के लिए साइन अप करने का फैसला कर लिया। फर्स्ट हाई में सैरा मिस्टर सॉन्ग को बता रही थी कि मार्कस ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट नहीं की, बात करना तो दूर की बात है। मिस्टर सॉन्ग हैरान रह गए, इंसिस्ट करते हुए कि फॉर्मर क्लासमेट्स होने के नाते उनके रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, लेकिन सैरा ने धीरे से एडमिट किया कि वो दिन अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने डेस्परेट होकर सजेस्ट किया कि वह स्कूल के खर्चे पर उसे डिनर ऑफर करे, लेकिन सैरा ने होंठ काटते हुए सोचा कि टीचर खुद मार्कस को कॉल क्यों नहीं कर लेते। मिस्टर सॉन्ग कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गए, उनका मुंह खुला रह गया, शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार सैरा ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया कि क्या वह खुद मार्कस को कॉल करने में शर्म महसूस कर रहे हैं, जिससे टीचर का चेहरा तुरंत डार्क हो गया और उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि बेकार की बातें बंद करे। उन्होंने उसे वापस क्लास भेज दिया, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से गई, मिस्टर सॉन्ग को तुरंत रिग्रेट हुआ। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अपना माथा पीटा, रियलाइजिंग कि उन्होंने अपना एकमात्र मैसेंजर खो दिया। स्कूल रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद उन्हें मार्कस का नंबर मिल गया, लेकिन वह कॉल बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बजाय उन्होंने मार्कस के फॉर्मर डेस्कमेट जेकब को बुलाया, जो थोड़ी देर में ऑफिस में आ गया। जेकब स्टिफ खड़ा था, जबकि टीचर फोर्स्ड स्माइल दे रहा था। मिस्टर सॉन्ग ने पूछा कि क्या जेकब अभी भी मार्कस के साथ अच्छे टर्म्स में है, और सजेस्ट किया कि वह उसे कन्विंस करे कि वह अपना नॉवल सेकंड हाई पर पोस्ट करना बंद करे और या तो फर्स्ट हाई के फोरम पर वापस आए या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद तक वेट करे, शेमलेसली ये क्लेम करते हुए कि वह बस उसके ग्रेड्स को लेकर वरीड है। जेकब ने डम बनते हुए कहा कि मार्कस अब ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए उसके ग्रेड्स टीचर की कंसर्न नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी फर्स्ट हाई के लिए लिखना भी उतना ही डिस्ट्रैक्टिंग होगा जितना सेकंड हाई के लिए। मिस्टर सॉन्ग ऑकवर्डली खांसते हुए बोले कि बात अलग है और हेल्प के लिए प्लीड करने लगे, जिस पर जेकब ने कहा कि वह हेल्प करना चाहेगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिससे टीचर की आंखों में होप चमक उठी। जेकब ने सिर खुजलाते हुए एडमिट किया कि वह मार्कस का कुछ पैसा उधार है, जिससे कांटेक्ट करना ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने तुरंत इसे इग्नोर करते हुए जेनरस बनकर कहा कि वह खुद ये डेट पे कर देंगे अगर इससे मार्कस वापस उनकी साइड में आ जाए। अपनी सीनियर टीचर प्रमोशन स्कूल की रेप्यूटेशन पर डिपेंड होने के कारण मिस्टर सॉन्ग ने इंसिस्ट किया कि वह खुद पे करेंगे। उन्होंने जेकब से पूछा कि कितना पैसा देना है। मिस्टर सॉन्ग ने दांत भींचते हुए $400 खुद देने का ऑफर किया। उन्होंने कहा कि जेकब मार्कस को समझाए कि उसके लिए बेस्ट यही होगा कि वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद ही अपना नॉवल पूरा करे। हालांकि मार्कस ऑलरेडी स्कूल ट्रांसफर कर चुका था, फिर भी मिस्टर सॉन्ग को लगता था कि वह अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। जेकब अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि वह सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता और शायद टीचर को खुद पैसे होने तक वेट करना चाहिए, लेकिन मिस्टर सॉन्ग तब तक अपना फोन निकाल चुके थे। उन्होंने जेकब का कोड स्कैन किया और इंसिस्ट किया कि वह पैसे ले ले, बस मार्कस को मनाने में पूरी कोशिश करे और साथ ही यह दिखावा करते रहे कि यह सब स्टूडेंट की एकेडमिक करियर के लिए है। जेकब ने धन्यवाद दिया और ट्राई करने का प्रॉमिस किया। जैसे ही $400 उसके अकाउंट में आए, वह तुरंत ऑफिस से निकल गया और सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते ही मार्कस को मैसेज भेज दिया। उसने बताया कि उसने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, हंसते हुए कहा कि मिस्टर सॉन्ग इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने नॉवल रोकने के लिए $400 दे दिए। ये सुनकर मार्कस स्मर्क करने लगा और सेलिब्रेट करने के लिए उसी रात एक नया चैप्टर पोस्ट करने का फैसला किया। उस शाम जब बाकी सभी स्टूडेंट्स 4 स्कूल जॉइंट मॉक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, मार्कस ऑनलाइन शॉप रजिस्टर करने के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसे याद था कि कुछ सालों में ई कॉमर्स की बड़ी वेव आने वाली है। वह जानता था कि वह सबसे पहले नहीं है, लेकिन इतना अर्ली जरूर है कि ट्रेंड के पीक को पकड़ सके, इससे पहले कि यह ट्रेडिशनल रिटेल को क्रश कर दे। लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने के बजाय उसने नीश मार्केट में क्विक प्रॉफिट कमाने का एम रखा। उसने एक अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री चुनी, स्पेशलिटी लिंजरी बेचने की, और क्योंकि वह हाल ही में 18 साल का हुआ था, अब वह लीगली अपना डिजिटल स्टोर फ्रंट खोल सकता था बिना किसी गार्डियन की मदद के। अचानक जेकब का मैसेज आया, पूछते हुए कि क्या मार्कस का अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि जेकब के दिमाग में मार्कस एक स्ट्रेट लेस साइंस प्रोडिजी था जो कभी भी ऐसे प्रोवोकेटिव प्रोडक्ट्स से जुड़ा नहीं हो सकता था। मार्कस हंस पड़ा और उसने अपना बिजनेस प्लान समझाया, यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट फोटोज भी भेजी ताकि जेकब इन्वेंट्री पर अपनी राय दे सके, क्योंकि उसके पास ऐसे यूनिक सीक्रेट के लिए ज्यादा ट्रस्टेड दोस्त नहीं थे। उस रात 10:30 तक उसने अपनी शॉप सेटअप कर ली और फोटोज अपलोड कर दी। फिर सोने से पहले जल्दी से स्कूल वर्क रिव्यू करने लगा। अगली सुबह वह क्लासरूम पहुंचा ठीक उसी समय जब प्रॉक्टर्स अंदर आ रहे थे। उसका दोस्त माइक पूछने लगा कि अपकमिंग चाइनीज एग्जाम को लेकर वह कैसा फील कर रहा है
और मार्कस ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वह टॉप पर रहने की उम्मीद करता है। तभी एक फेमिलियर कोल्ड वॉइस ने उसे इंटरप्ट किया, वार्निंग देते हुए कि चीटिंग करते पकड़ा न जाए। मार्कस एक पल के लिए स्टन्ड रह गया जब उसने देखा कि प्रॉक्टर कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट हाई के डीन मिस्टर मिलर थे। जल्द ही पता चला कि इस जॉइंट एग्जाम में फेयरनेस के लिए चारों स्कूल्स के टीचर्स को स्वैप किया गया था। मिस्टर मिलर ने कोल्ड तरीके से सबको स्टडी मटेरियल्स हटाने को कहा और वार्निंग दी कि अगर किसी के पास चीट शीट या कॉपिंग पकड़ी गई तो तुरंत पेपर कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता सेकंड हाई में क्या रूल्स हैं, लेकिन फर्स्ट हाई में चीटिंग का मतलब तुरंत पेरेंट्स को कॉल करना होता है। ये कहते हुए उन्होंने मार्कस की तरफ पॉइंटेड ग्लेयर डाली। पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते ही मार्कस बिना रुके लिखने लगा। 1 घंटे से ज्यादा समय पलक झपकते बीत गया और मार्कस ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाकर पूछा कि क्या वह अपना पेपर अर्ली सबमिट कर सकता। उसने क्लॉक की तरफ देखा, अभी भी 45 मिनट्स बाकी थे और उसे वहां बैठकर टाइम वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं लगा। लेकिन मिस्टर मिलर ने ड्राई लाफ करते हुए कहा कि यह बहुत जल्दी है। उन्होंने क्लास को याद दिलाया कि रूल्स के अनुसार एग्जाम खत्म होने से 30 मिनट्स पहले तक कोई नहीं जा सकता। मार्कस ने ठीक 30 मिनट मार्क तक वेट किया, फिर अपना पेपर देकर बाहर निकल गया। मिस्टर मिलर ने पेपर लिया और उसके पीछे हॉलवे में आए, उसे साइड में ले जाकर प्राइवेट बात करने लगे। फ्राउन करते हुए मिस्टर मिलर ने पूछा कि क्या वही फर्स्ट हाई फोरम पर नॉवेल लिख रहा है, कहते हुए कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उसमें ऐसा टैलेंट है। मार्कस बस मुस्कुराया और बोला कि उसने सुना है एजुकेशन ब्यूरो लीडर्स ने उसके वर्क की तारीफ की है और डीन को याद दिलाना चाहिए कि अब वह सेकंड हाई में है। मिस्टर मिलर का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि थोड़ी सी प्रेज उसके सिर चढ़ गई है। उन्होंने उसे लेक्चर दिया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ऐसे ट्रिवियल हॉबीज में टाइम वेस्ट करना एक ट्रेजेडी है। मार्कस ने शांत होकर उनकी हर बात से अग्री किया, जिससे मिस्टर मिलर और इरिटेट हो गए। फिर मार्कस ने एक्सक्यूज किया, मजाक में कहा कि उसे वापस राइटिंग पर जाना है क्योंकि एजुकेशन ब्यूरो लीडर्स शायद नेक्स्ट अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर मिलर गुस्से से भर गए जब उन्होंने उसे जाते हुए देखा। गुस्से में उन्होंने फोन निकाला और मार्कस के फॉर्मर टीचर मिस्टर सॉन्ग को मैसेज किया। उन्होंने कहा कि उनका फॉर्मर स्टूडेंट अब अनबेरेबल हो रहा है और इस नॉवल वाले इश्यू को तुरंत हैंडल करना होगा। मिस्टर सॉन्ग ने रिप्लाई किया कि जब मार्कस डिलीट करने से मना कर रहा है तो स्कूल को खुद का लिटरेचर कंपटीशन होस्ट करना चाहिए। उनका मानना था कि फर्स्ट हाई में इतने स्टूडेंट्स हैं कि कोई न कोई मार्कस से बेहतर जरूर होगा। मिस्टर मिलर की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा यह मार्कस की पॉपुलैरिटी को ओवरशैडो करने और स्कूल की डिग्निटी वापस लाने का परफेक्ट तरीका है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह तुरंत प्रिंसिपल को सजेस्ट करेंगे और सच में फर्स्ट हाई ने टारगेट मिलते ही तेजी से काम किया। चाइनीज एग्जाम खत्म होने तक होम रूम टीचर्स ने न्यू नॉवल राइटिंग कॉन्टेस्ट का नोटिस डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स का वादा किया गया था और अवार्ड्स खुद प्रिंसिपल देने वाले थे। विनिंग वर्क्स को स्कूल लाइब्रेरी में परमानेंट कलेक्शंस के रूप में आर्काइव भी किया जाना था। क्योंकि इस एक्टिविटी में फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर्स दोनों शामिल थे, कई स्टूडेंट्स ने उत्साह से हिस्सा लिया और स्कूल फोरम पर अपनी स्टोरीज पोस्ट करना शुरू कर दिया। इस कंपटीशन की खबर जल्द ही मार्कस और उसके दोस्तों तक पहुंच गई जब वे लंच कर रहे थे। उसका दोस्त लियो उसे क्यूरियोसिटी और अम्यूजमेंट के मिक्स के साथ देख रहा था। लियो हंसते हुए बोला कि पूरी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। फिर ग्रुप ने अभी खत्म हुए एग्जाम्स पर बात करना शुरू किया। मार्कस ने सजेस्ट किया कि वे एनवायरमेंटल गवर्नेंस पर एक ऐसे टॉपिक की तैयारी करें। उसे लग रहा था कि यह अगले टेस्ट में आएगा क्योंकि हाल ही में यह न्यूज में काफी बार आया था। उसने कहा कि रिसाइकलिंग और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हॉट टॉपिक्स हैं और लियो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसे ट्रू टॉप टियर स्टूडेंट कहा। पास में बैठी सैरा ने फोन निकाला और पूछा कि क्या फर्स्ट हाई के सभी स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्कस हल्का हंसा और बोला कि उसकी प्रिडिक्शंस अक्सर एक्यूरेट होती हैं, लेकिन वह बाकी लोगों के बारे में नहीं कह सकता। फिर उसने सैरा को याद दिलाया कि वह अगले दिन के प्लान्ड मूवी के लिए उसे स्टैंड अप न करे। उस दोपहर जब साइंस और इंग्लिश एग्जाम्स खत्म होने की बेल बजी, प्रॉक्टर्स पेपर्स कलेक्ट करने लगे। स्टूडेंट्स खड़े होकर स्ट्रेच करने लगे। पूरे दिन की टेस्टिंग के बाद थके हुए थे। जब मार्कस अपने क्लासरूम लौटा, लियो डोर पर उसका इंतजार कर रहा था जैसे वह किसी सेलिब्रिटी से मिलने वाला हो। पास की कई लड़कियां भी चीयर करने लगीं, चिल्लाते हुए कि वह सही था। इंग्लिश ऐसे टॉपिक सच में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्कस ने प्रिडिक्ट किया था। उसने मॉडेस्ट स्माइल दी और कहा कि ये बस थोड़ी सी लक थी। सैरा भी रूम में लौटी और खुशी से लियो को बताने लगी कि टिप की वजह से ऐसे कितना इजी था। तभी उनकी इंग्लिश टीचर मिस लेन रूम में आई और अनाउंस किया कि वीकेंड के लिए कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने फर्स्ट हाई के लिटरेचर कंपटीशन के बारे में सुना है। कई स्टूडेंट्स ने इंस्टिंक्टिवली पीछे बैठते मार्कस की तरफ देखा। मिस लेन ने एक्सप्लेन किया कि सेकंड हाई राइटिंग कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, इसके बजाय बिग एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे हैं, इसलिए वे स्टडी ग्रुप्स बनाएंगे।
हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे, आइडियली अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन उसी समय मार्कस ने हाथ उठाकर एक आइडिया शेयर किया। उसने कहा कि 4 लोगों वाले स्टडी ग्रुप मॉडल के रिजल्ट्स अक्सर डिसअपॉइंटिंग होते हैं। उसने एक फ्लेक्सिबल अप्रोच सजेस्ट की जहां ग्रुप साइज फिक्स्ड न हो। उसने प्रपोज किया कि स्टूडेंट्स अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स पर छोटे लेक्चर्स दें और जो चाहे अटेंड करे अगर टॉपिक यूजफुल लगे। इस तरह हर कोई अपनी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठा सकता है। आखिरकार दूसरों को पढ़ाना अपनी नॉलेज मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसने कहा कि जिन स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक वीकनेसेस हैं वे बेस्ट मिनी टीचर्स को ढूंढ सकते हैं, बजाय सिर्फ अपने छोटे ग्रुप तक सीमित रहने के। इस आइडिया को चारों तरफ से अप्रूवल मिला। एक टॉप स्टूडेंट ही ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन दे सकता था और इसी तरह फ्राइडे लाफ्टर और चीयर्स के साथ खत्म हुआ। साफ था कि वीकेंड आने से सबका मूड शानदार हो गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह थोड़ा सरप्राइजिंग था। हम देखते हैं कि सैरा, जो नॉर्मली लो प्रोफाइल रहती थी, एक पब्लिक बस से घर जा रही है। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद उसके क्लासमेट्स को शॉक हुआ था जब उन्हें पता चला कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कितना वेल्थी है। देखते ही देखते सैटरडे मॉर्निंग आ गया। मार्कस ने सैरा से मॉल में दोपहर 2 बजे मिलने का प्लान बनाया था और उसने इस डेट के लिए पूरी तैयारी की थी। उसने न सिर्फ 2 कप्स मिल्क टी खरीदे बल्कि एक डेलिकेट सा ब्रेसलेट भी गिफ्ट के रूप में चुना। कुछ ही देर बाद मार्कस की नजर एक फेमिलियर फिगर पर पड़ी। सैरा एक सिंपल व्हाइट ड्रेस पहने हुए थी और उसके साथ एक छोटा मैचिंग हैंडबैग था। 5'4" हाइट पर मॉडेस्ट हील्स पहनकर वह काफी एलिगेंट लग रही थी। उसने अभी तक कोई मेकअप नहीं किया था और खुद को स्टाइल करना भी नहीं सीखा था, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी का पोटेंशियल साफ दिख रहा था। उसने अपने ग्लासेस भी नहीं उतारे थे और यह पहली बार था जब मार्कस ने उसे स्कूल यूनिफॉर्म के बिना देखा था। सैरा ने धीरे से पूछा कि क्या वह ठीक लग रही है, नर्वसली अपनी उंगलियों से खेलते हुए। मार्कस उसकी मॉडेस्टी देखकर हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा कि वह बहुत लवली लग रही है और उसे मिल्क टी और गिफ्ट दे दिया। सैरा ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन मार्कस ने मुस्कुराते हुए बॉक्स उसके हाथ में दे दिया। उसने उसे खोलने के लिए एनकरेज किया और कहा कि अगर पसंद न आए तो वे एक्सचेंज कर सकते हैं। सैरा ने ध्यान से बॉक्स खोला। वह एक पल के लिए फ्रीज हो गई, इस जेस्चर से पूरी तरह स्टन्ड। मार्कस मुस्कुराया और ब्रेसलेट पहनाने में मदद करने की ऑफर दी और उसके रिएक्ट करने से पहले ही ब्रेसलेट उसके रिस्ट पर था। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे मॉल के अंदर ले गया। सैरा के लिए यह दिन कई फर्स्ट से भरा था। ये पहली बार था जब वह किसी लड़के का हाथ पकड़ रही थी और उसने शाय होकर पहले हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मार्कस ने मजबूती से पकड़े रखा। आखिरकार वह मान गई और उसके साथ चलने लगी, शर्म से सिर झुकाए हुए। वे 4th फ्लोर पर पहुंचे, जहां सैटरडे होने की वजह से सिनेमा में काफी भीड़ थी। मार्कस ने उसे थोड़ी देर वेट करने को कहा, जबकि वह टिकट्स लेने गया और पूछा कि क्या उसे पॉपकॉर्न चाहिए। सच कहें तो यह एक बेकार सवाल था। सैरा पहले से ही पास में एक बच्चे के पॉपकॉर्न बकेट को लॉन्गिंग से देख रही थी। तभी अचानक क्राउड से एक फेमिलियर वॉइस आई। ये लियो था, जिसने एक्साइटमेंट में मार्कस को पुकारा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। मार्कस मुड़ा तो उसने लियो और फर्स्ट हाई के 2 और फॉर्मर क्लासमेट्स को लाइन में खड़े देखा। थोड़ी बातचीत के बाद मार्कस पॉपकॉर्न और ऑरेंज जूस लेकर सैरा के पास लौटा। उसके चेहरे पर प्लेफुल ग्रिन था। उसने कहा कि अब अंदर चलने का टाइम है और बताया कि अभी वह कुछ पुराने स्कूलमेट्स से मिला था। ये सुनते ही सैरा डर गई और तुरंत अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया, इस डर से कि कोई उसे पहचान न ले। मार्कस को उसका यह रिएक्शन बहुत अडोरेबल लगा। वह हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में भले ही सैरा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन उसकी नेचुरल फीचर्स काफी स्ट्राइकिंग थीं। बस उसकी शाय पर्सनैलिटी ही उसे स्कूल में अननोटिस्ड रखती थी। उधर लियो और बाकी लोग मार्कस को टीज करने लगे और एक लड़के ने सीक्रेटली एक फोटो ले ली ताकि उसे उनके पुराने क्लास ग्रुप चैट में पोस्ट कर सके। चैट तुरंत एक्सप्लोड हो गया। स्टूडेंट्स मार्कस को प्लेयर कहने लगे क्योंकि वह दूसरी लड़की के साथ था, जबकि सपोजिडली उसे क्लो पसंद थी। किसी ने क्लोई को टैग भी किया, ये बताते हुए कि मार्कस ने ट्रांसफर के बाद जल्दी मूव ऑन कर लिया। क्लो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने दांत भींचते हुए वह फोटो अपनी दोस्त मिया को फॉरवर्ड कर दी। मिया शॉक्ड रह गई और पूछा कि यह फोटो कहाँ की है। उसने ताना मारते हुए कहा कि फोटो में जो लड़की है उसे स्कूल में सब मजाक उड़ाते थे और उसे यकीन नहीं हुआ कि मार्कस उसके साथ सेटल करेगा। फिर मिया ने लंबा रैंट शुरू किया। क्लोई को मार्कस और सैरा के बारे में सब कुछ बताने लगी। इस डिजिटल स्टॉर्म से अनजान मार्कस और सैरा थिएटर के एक क्वाइट कॉर्नर में बैठ चुके थे। मार्कस उसकी तरफ झुका। स्क्रीन की फ्लिकरिंग लाइट उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। जैसे ही मूवी शुरू हुई,